द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 1 शुरुआत होती है जहां पर हम लोग 1968 में हो रहा एक इंटरव्यू दें जिसके अंदर उस समय के काफी बड़े और नामी रिसर्चर्स को दिखाया जाए और वो रिसर्चर फंगल पैरासाइट वायरस के बारे में बात कर रहे हो जिसमें वो चिंता जताते हैं अभी तो ये वायरस केवल पेड़ पौधों पर पाया जाता है और ये केवल इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्ट करता है जिसमें वो उनके माइंड पर काबू पाकर उनसे जो चाहे वो करवा सकते। मगर क्या हो अगर ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करके इंसानों में भी फैलना शुरू। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में और ये टाइम 2003 और यहाँ पर हम एक छोटी लड़की जिसका नाम सहरा होता है उसे अपने डैड जिसका नाम जोल है उसके साथ घर में देख क्योंकि जोल एक सिंगल पेरेंट फादर है मगर साथ में उसका भाई टॉमी भी उन्हीं के साथ रहता है। मॉर्निंग में जिस समय वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस टाइम सहरा अपने डैड को याद दिलाती कि आज उनका जन्मदिन। मगर टॉमी अपने बड़े भाई जोल को याद दिलाता है कि आज उन लोगों को काफी सारा काम करना है जिसके लिए उनको आज ओवर टाइम भी करना पड़ सकता। अब ये सुनकर सहरा थोड़ी निराश होती है क्योंकि आज उसके डैड का जन्मदिन और वो आज के अपने काम पर जा रहे हैं। मगर जोल जाने से पहले सहरा को बोलते हैं कि वो रात को केक लेकर आएंगे और वो साथ में सेलिब्रेट कर। जिसके बाद वो तीनों अपने घर से बाहर निकल जाते क्योंकि सहरा को अब अपने स्कूल जाना है और उसके डैड जो और टॉमी को अपने काम पर निकलना है। मगर सहरा घर से बाहर निकलने से अपने डैड के खराब घड़ी छुपके से अपने बैग में रख लेती और साथ में कुछ पैसे भी। और इसके बाद जब वो लोग अपने घर से बाहर निकल तो उनकी मुलाकात उनके पड़ोसियों से हो तो वो सहरा को उसको बोलते हैं कि उन लोगों की सहरा को उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए। तो सहरा उनको वो स्कूल से उनसे मिलेगी और उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। इसके बाद सहरा स्कूल चली जाती और वो अपनी क्लास खत्म करने के बाद सीधा मार्केट पहुंच और वो एक वॉच रिपेयरिंग की शॉप में जाकर अपने डैड की उस खराब घड़ी ठीक करवा ले। मगर अचानक से ही उस शॉप ओनर की वाइफ आती और वो उसे जल्दी शॉप को बंद करने के लिए बोलती और उसे देखकर ऐसा लगता है कोई खतरे की बात। जिसके बाद वो सहरा को बाहर निकालकर शॉप बंद कर। अब जब सहरा बाहर आती है तो वो नोटिस करती है आसमान में काफी सारे फाइटर जेट उड़ रहे हैं और माहौल थोड़ा खतरनाक लग रहा है। मगर सहरा इसके बाद तुरंत अपने पड़ोसियों के घर चली जाती है कुछ समय बिताने। अब वो कुछ समय वहीं पर बिताती है मगर जब वो वहाँ से बाहर जाने तो वो नोटिस करती है उनके पड़ोसियों के घर का डॉग पड़ोस की दादी काफी गौर से घूरे जा रहा है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे वो किसी अनजान चीज को पहली बार देख रिएक्ट करता है। मगर सहरा उसके बाद अपने घर अब रात को जोल वापिस आ। जिसके बाद सहरा जोल को वो वॉच देती है जो उसने रिपेयर करवाई है। इस वॉच को देखकर जोल भी खुश होता है और वो तुरंत ही उस वॉच को हाथ में पहन ले और वो इसके बाद एक मूवी देखना शुरू कर दे जिसके बीच में सहरा सो जाती। मगर अब जोल के पास उसके भाई टॉमी का फोन आता और वो उसे बताता है कि वो इस समय जेल में क्योंकि वो जिस पार्टी में गए उस पार्टी में उसकी कोई लड़ाई हो जिस कारण से पुलिस वालों ने उसको भी जेल में बंद कर। तो वो जोल को जल्दी से स्टेशन में पहुंचकर उसको बाहर निकलवाने के लिए बोल। जिसके बाद जोल सहरा को उसके कमरे में ले अपने भाई टॉमी को बेल दिलवाने के लिए निकल जाता है। अब कुछ ही घंटों बाद सहरा की अचानक से नींद और वो महसूस करती है घर के बाहर कुछ गड़बड़ हो रही और वो अपने दरवाजे पर नोटिस करती है कि उनके पड़ोस का वो उसके गेट पर है। तो वो उस डॉग को लेकर पड़ोस के घर वापस जाने लगा। मगर अब वो डॉग उस घर की जाने से काफी ज्यादा डरता है और वो जबरदस्ती सहरा से अपनी पकड़ छुड़वाकर वहाँ से दूर भाग जाता। तो अब सहरा थोड़ा सा घबराती है और वो काफी हिम्मत करके अपने पड़ोसियों के घर में घुस जहाँ उसकी आवाज मारने पर भी कोई बाहर नहीं आता। और कुछ अंदर घुसने पर सहरा देखती है कि उस घर में रहने वाला एक शख्स जख्मी हालत में खून से लथपथ उसके सामने पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसी घर में रहने वाली वो दादी जो अपनी व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती वो उस घर के मेंबर पर अटैक कर रही और उनको बुरी तरह से मार रही। असल में ये वही फंगल जिसके बारे में हमें शुरुआत में बताया गया और अब इस वायरस रातों रात ही लोगों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक ये दादी। अब ये देखकर सहरा उनके घर से काफी तेजी से बाहर निकल मगर वो दादी सहरा के पीछे काफी तेजी से भागती। मगर सहरा के बाहर पहुंच उसके डैड जोल और टॉमी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उस दादी को देखते ही गोली मार देते क्योंकि उन दोनों को भी पूरे शहर में इसी तरह की घटनाएं दिखी। इसके बाद वो सभी गाड़ी में शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर शहर से बाहर जाने वाला हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाए तो वो दूसरा रास्ता लेकर शहर के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर शहर का हाल काफी बुरा होता है चारों तरफ तबाही होती और लोग इन्फेक्टेड होने के बाद एक दूसरे पर अटैक करने लगे हैं। अब इसी बीच इनके थोड़ी ही दूर एक प्लेन क्रैश होकर गिर जिस कारण इनकी कार पलट जाती मगर इससे इनको कोई भारी चोट नहीं लगी और वो सही सलामत उस कार से बाहर आ जाती। इसके बाद टॉमी उनको बोलता है कि उन लोगों को नदी के पास जाना जिसके लिए टॉमी एक अलग रास्ते से उस नदी के पास जाने लगता है और दूसरी जोल सहरा को अपनी गोद में उठाकर दूसरे रास्ते से उस नदी की ओर निकल। मगर जोल और सहरा को एक इन्फेक्टेड देख लेता है और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता और वो आखिरी में उनके काफी करीब आ जाता है। मगर उसी टाइम वहाँ पर एक सोल्जर आकर उस इन्फेक्टेड को गोली मार और जिसके बाद वो तुरंत ही सहरा और जोल पर भी गन तान दे। मगर वो दोनों उस सोल्जर को समझाते हैं कि वो एकदम ठीक है और वो इन्फेक्टेड नहीं।
तो ये बात सुनकर वो सोल्जर अपने सीनियर बॉस को कॉल करता और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर 2 लोग मौत जो इन्फेक्टेड नहीं है, मगर उसका सीनियर उसे उन दोनों को मारने का ऑर्डर। तो वो सोल्जर उन पर गन तान कर उन पर गोलियां चला देता है, जिससे बचने के कारण सैरा और जो एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर पीछे से टॉमी आ जाता है और वो उस सोल्जर को गोली मारकर जान से मार। इसके बाद जब जोल सैरा को चेक करता है तो वो पाता है कि सैरा को एक गोली लग गई और उसकी हालत काफी बुरी, और देखते ही देखते सैरा जोल के हाथों में ही दम तोड़ देती है और वो मारी जाती है। इसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है और अब हम सब करंट टाइम मतलब 2023 में पहुंच जाते हैं, जहां अब शहर का हाल ये है कि काफी सारे लोग मारे जा चुके और एक फेडरा नाम की आर्मी ने शहर में कई जगहों काफी सारे क्वारंटीन जोन बना दिए, जिसमें बचे हुए सभी ठीक लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। और इन्हीं में से एक कैंप में, और ये सभी क्वारंटीन जोन बाहर की दुनिया से एकदम कटे हुए हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में अभी भी वो सभी इन्फेक्टेड लोग हैं। और इन्हीं में से एक कैंप में जोल भी है, जो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ इसी कैंप में रहकर उन सभी बॉडियों को ठिकाने लगाने का काम करता है जो मारी जा चुकी, और साथ में उसका भाई टॉमी फेडरा के एक दूसरे क्वारंटीन जोन में है, जिसके बारे में आपको आगे पता चले। अब इस जगह को एक फेडरा नाम का ग्रुप चलाता है और इस छोटी सी जगह को वो अपनी मन मुताबिक चलाता है, जहाँ के नियम काफी कड़े हैं, जिसमें से पहला नियम है अगर कोई भी यहाँ से गलती से भी बाहर निकलने तो उसे वहीं पर मार दिया। और नियम नंबर 2, जैसा हर जगह हो कि एक ग्रुप के अगेंस्ट में दूसरा ग्रुप जरूर खड़ा होता है, तो फेडरा के खिलाफ भी एक फायर फ्लाई नाम का ग्रुप है जो इनके अगेंस्ट है और इनसे लड़ाई करता है। और जो इंसान उस ग्रुप से मिला हुआ या उसके कनेक्शन उससे पाए गए तो भी उसे मौत की सजा दी जाए। और यहाँ पर ये चीज दिखाई भी जाए कि किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ के नियमों का उल्लंघन करा है, जिसकी सजा उन्हें सबके सामने मौत दी। इसके बाद हम जोल की गर्लफ्रेंड टेस को बंदी देखते हैं, जिसे कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। और ये सभी लोग वो हैं जो इस जगह पर रहकर स्मगलिंग करते हैं और पैसा लेकर छोटी मोटी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड कर। मगर सैरा को इन लोगों ने इसलिए बंदी बना रखा है। सैरा ने इन लोगों से एक ट्रक की बैटरी खरीदने की कोशिश करी थी, जिसका पैसा इन लोगों ने सैरा से पहले ही ले लिया। मगर अब ये लोग सैरा को वो बैटरी देने से मना करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरी पार्टी को भी उसी बैटरी को देने का वादा किया और इन्होंने मोटा पैसा लेकर उन्हें वो बैटरी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि ये बात जोल को ना पता चले, कि जोल को पता चलते वो इन लोगों की बैंड बजा दे, जिस वजह से इन लोगों ने टेस को पकड़ रखा है। तो इसके बाद टेस उन लोगों को बोलती है कि अगर वो लोग उसे जिंदा छोड़ दे तो वो उनको वादा करती है वो इस बारे में जोल को कुछ नहीं बताएगी। मगर इसी बीच अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाए, और ये ब्लास्ट असल में फेडरा और फायर फ्लाई की लड़ाई के कारण हुआ था। मगर इस ब्लास्ट के कारण सैरा वहाँ से बचकर भाग जाती, मगर जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको फेडरा के आर्मी के लोग गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उन्हें शक होता है कि शायद ये भी फायर फ्लाई के ही मेंबर है। इसी की दूसरी तरफ हम इसी कैंप के अंदर एक छोटी लड़की देखते हैं जिसका नाम एली होता है, और ये एक 14 साल की बच्ची। और जिन लोगों ने इस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है वो ग्रुप फायर फ्लाई है, जो फेडरा के खिलाफ जंग छेड़े हुए, जिसने फेडरा के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। और वो लोग इस लड़की उन्हीं के कब्जे से उठा कर लेकर आए, और ये सारा काम फायर फ्लाई के लीडर जिसका नाम मैरलिन है इसकी देखभाल में हो। दूसरी तरफ अब जोल उसी कैंप में मौजूद रेडियो सिग्नल एक्सपर्ट के पास जाता है, जहां वो अपने भाई टॉमी के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई मैसेज आया है। असल में होता यह है कि जोल का भाई टॉमी एक दूसरे कैंप, और वो हर हफ्ते उसके पास एक मैसेज भेजता रहता, मगर अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और उसका कोई भी मैसेज नहीं, जिस कारण से जोल को अब उसकी फिक्र होने लगी। तो अब वो उस रेडियो एक्सपर्ट से ये पूछता है कि जो लास्ट टाइम टॉमी ने मैसेज भेजा वो किस लोकेशन से आया, क्योंकि अब जोल अपने भाई टॉमी को ढूंढ इस कैंप से बाहर उस कैंप तक जाएगा जहाँ से लास्ट टाइम उसके भाई का मैसेज आया। और इसी कारण से सैरा उन लोगों के पास बैटरी लेने गई, क्योंकि ये लोग वहाँ जाने के लिए एक ट्रक का जुगाड़ कर रहे हैं, जिसे चलाने के लिए सैरा को बैटरी की जरूरत, और वो वहाँ एक बैटरी की डील करने गए। अब कुछ ही समय बाद टेस भी फेडरा से अरेस्ट होने के बाद वापस घर आ जाती है, और वो आकर जोल को पूरी बात बताती है कि उन लोगों ने किस तरह से उन्हें धोखा दिया है, और अगर वो लोग टॉमी को ढूंढने उसके पास जाना चाहते हैं तो उन लोगों को ट्रक की बैटरी किसी भी हाल में लेनी हो। तो वो दोनों अब उन लोगों से बैटरी जाकर किसी भी हाल में, और वो अपनी तैयारी के साथ सीधा वहाँ निकल जाते। दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से फायर फ्लाई के कुछ मेंबर्स को देख, जो इस समय ये मीटिंग कर रहे हो। उन लोगों को फेडरा के खिलाफ अपनी जंग को जारी रख, मगर साथ में अब उन लोगों को इस लड़की को जिसका नाम एली है उसे उनके एक दूसरे कैंप किसी भी हाल में पहुंचाना होगा, क्योंकि ये लड़की उनकी आखिरी उम्मीद। इसके बाद मैरलिन फायर फ्लाई की लीडर उस लड़की एली से जाकर मिल, और वो उससे काफी सारी बातें कर, जहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की की जान असल मैरलिन ने ही बचाई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ये लड़की इन्फेक्टेड हो गई और ये फेडरा के लोगों के हाथ लगी गई, जिसके बाद वो लोग इसे मारने ही वाले थे, मगर मैरलिन अपने लोगों के साथ मिलकर इसे बचा लिया, और वो लोग और उसको ये लोग यहाँ पर लेके, और ये लड़की
1 वीक पहले इन्फेक्टेड हो, मगर ये अभी तक ठीक और इसके सभी घाव भी ठीक। इस लड़की की बॉडी इस इन्फेक्शन को या बोले इस वायरस को रोकने में सक्षम है। इसी कारण से मैरलिन इसको अपने एक दूसरे कैंप जहाँ पर इनके डॉक्टर हैं और इनकी रिसर्च लैब है, वो इस लड़की को वहाँ पर भेजकर इस वायरस की दवा बनाना चाहते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके। दूसरी तरफ अब जोल और उसकी गर्लफ्रेंड टेस उन लोगों तक पहुँच जाती है बैटरी लेने के, मगर वहाँ पर वो लोग देख उन सभी लोगों को पहले से ही किसी ने मार दिया और जब उनको वो बैटरी तो उस बैटरी को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये किसी काम की और ये लोग इस खराब बैटरी उन लोगों को धोखा दे रहे। पर तभी वहाँ पर मैरलिन अपनी फायरफ्लाई के सोल्जर्स के अचानक से आ जाती है। इसका मतलब मैरलिन और उसके लोगों ने इन सभी लोगों को पहले ही मार, तो वो सभी एक दूसरे पे गन तान दे, मगर मैरलिन जोल को देखकर सभी से अपने सभी लोगों से गन डाउन करवा दे, क्योंकि मैरलिन जोल को पहले से ही जानती। असल में जोल पहले इन्हीं की टीम का हिस्सा था, मगर बाद में उसने इसको और इस समय इनके साथ वो छोटी बच्ची एली भी। अब यहाँ पर मैरलिन जोल को देख उसके साथ एक डील करने की कोशिश की, जिसमें उसे बोलती अगर वो इस छोटी बच्ची को एक लोकेशन तक सही सलामत पहुँचा देता जहाँ पर उसके फायरफ्लाई के मेंबर होंगे, तो वो सभी लोग जोल को वहीं पर एक ट्रक और जो उसकी जरूरत की सामान है वो उसको वहाँ दे दिया जाए। तो अब दूसरा और कोई रास्ता ना देख वो अपने भाई जिसे ढूंढने के लिए उसे ट्रक की जरूरत, उस जरूरत के कारण जोल और टेस इस चीज के लिए हाँ कर देते। जिसके बाद वो तीन जोल के घर जाकर अच्छे से प्लानिंग करते हैं और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वो आज रात ही इस कैंप से चोरी छुपकर बाहर निकल एली को उसकी बताई जगह तक छोड़। अब रात होने पर वो लोग एक छुपे हुए रास्ते उस कैंप से बाहर निकल, मगर बाहर निकलते उनको एक सोल्जर पकड़ लेता है जो फेडरा का हो और वो देखते उन पर गन तान दे। जिसके बाद वो अपनी मशीन उनको बारी बारी चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो और जब वो उन तीनों को उस मशीन से चेक करता है तो जोल और टेस तो पॉजिटिव आते हैं, मगर वो छोटी बच्ची इन्फेक्टेड दिखाता है। अब ये देखते ही वो सोल्जर उस बच्ची पर गन तान देता है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। जोल को उसकी मेमोरीज उसकी बेटी सैरा याद आ जाती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो अचानक से उस सोल्जर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। तो इसके तुरंत ही बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर और सोल्जर खतरा हो और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आप एपिसोड नंबर 2 और इससे पहले मैंने आप एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी पहले ही बता दी है, जिसे देखने के लिए आप चैनल पर जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते, या आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा द लास्ट ऑफ अस सर्च कर सभी वीडियो देख सकते। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू। एपिसोड नंबर 1 के लास्टिंग में देखा था किस तरह से जोल और टेस एली नाम की लड़की एक दूसरे कैंप तक पहुंचाने के लिए निकल जाती, मगर भागते टाइम उन्हें पता चल जाता है ये लड़की वायरस से इन्फेक्टेड। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है, जहाँ पर हमें एक पुरानी स्टोरी दिखे जो होती है 2000, जिसमें हमें इंडोनेशिया के एक रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग डिनर करते हुए दिखे, मगर अचानक से वहाँ पर एक पुलिस आती है और वो वहाँ पर डिनर करती हुई एक औरत को अपने साथ ले जाती। ये औरत है काफी बड़ी साइंटिस्ट और उसी कारण से उन लोगों को एक केस में इस औरत की जरूरत है, जिस कारण से वो इसे अपने साथ ले। अब लैब में पहुंचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस साइंटिस्ट एक मरी हुई बॉडी, तो वो साइंटिस्ट उस बॉडी थोड़ी जांच पड़ताल करती, मगर जिस समय वो उस बॉडी के मुंह से एक सैंपल निकालती तो वो देखती है कि उसके मुंह से काफी सारी जिंदा पेड़ की जड़ें बाहर निकलने लगे। ये देखकर वो साइंटिस्ट डर जाती है और वो उस बॉडी को वहीं छोड़कर बाहर भाग जाती है। अब बाहर पुलिस ऑफिसर उसको ये बात बताता है कि एक फैक्ट्री में 14-15 वर्कर्स थे जहाँ ये औरत भी काम कर रही, जहाँ ये बॉडी वाली औरत भी, मगर अचानक से इनको पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने एक दूसरे पर अटैक कर दिया और इनकी हालत खराब होना शुरू। अब वो इस औरत को गोली मारकर यहाँ पर ले आए, मगर बाकी के 14 लोग गायब हैं। मगर वो साइंटिस्ट देखकर समझ जाती है ये एक तरह का इन्फेक्शन वायरस है और वो उस ऑफिसर को बताती है कि इन लोगों के पास इसका कोई भी इलाज नहीं और साथ में इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है कि ये चीज किस तरह से काम करती है और शायद वो लोग इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बना पाए। और वो साइंटिस्ट समझ जाती है कि अब उन लोगों के पास कुछ ही टाइम बचा है। और ये दिखाने का कारण ये था कि इस एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि शायद ये वायरस यहीं से फैला है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, मतलब 2013, जहाँ पर इस समय जोल और टेस ये जान चुकी एली इन्फेक्टेड है, जिस कारण से उन दोनों ने उससे काफी दूरी बना रही है और उस पर गन तान रही, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो कभी भी उन पर अटैक कर सकती। मगर एली उनको अपने हाथ पर वो जख्म दिखाती है जहाँ पर उसे एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी काटा था और वो उन्हें दिखा के बताती है कि उसे ये आज से 3 हफ्ते पहले काटा था, मगर वो अभी तक ठीक है और साथ में उसके सभी जख्म भी ठीक। इसी कारण से मैरलिन यानी फायरफ्लाइज उसको उस कैंप तक भेजना चाहते, उस पर रिसर्च करके वो लोग इस इन्फेक्शन की दवाई बना सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जोल और टेस अपने ट्रक के लिए एली को लेकर आगे चलना शुरू कर देते और अब कुछ सफर के बाद उनके पास चॉइस आती है, जिसमें उनके पास 2 रास्ते हो, जिसमें एक रास्ता लंबा होगा मगर वो कम खतरनाक है और इसी के दूसरा रास्ता जो एकदम छोटा है मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक और उस पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत दे। तो जैसा हर कोई करता, उन लोगों ने भी बड़ा रास्ता चुना और वो उस रास्ते पर चलना शुरू। और इसी रास्ते पर एली अपने आसपास देखी और वो उन दोनों को बताती है कि उसे लगता था कि बाहर की दुनिया में चारों तरफ इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड ही लोग होंगे, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और दूर दूर तक एकदम शांत। मगर कुछ ही देर बाद एली को वो दिख जाता है जो वो देखना चाहती है, जिसके बाद टेस उसको एक छत से दिखाती है दूर जमीन अनगिनत इन्फेक्टेड एक साथ जमीन पर पड़े हुए, क्योंकि वो इस समय स्लीपिंग में। असल में ये वायरस जमीन में बिछी जड़ों के भी अपना काम करता है, जिसमें ये लोग उन जड़ों के कारण एक साथ कनेक्टेड। मगर जैसे किसी भी इन्फेक्टेड को अपने आसपास कोई इंसान दिखता है तो वो उन जड़ों की मदद से आसपास के सभी इन्फेक्टेड ये बता देता है कि उनका टारगेट कहाँ पर मौजूद। अब वो लोग इस रास्ते से तो आगे नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग ना चाहते हुए भी दूसरा छोटा रास्ता जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है उससे जाने लगे। इस रास्ते में उनको एक म्यूजियम पार करना है जिसमें वो घुसते हैं। इस जगह पर काफी अंधेरा होता है, तो वो लोग काफी ध्यान और शांति उस म्यूजियम को पार करने लगते हैं। मगर आधे रास्ते उन लोगों एक इंसान दिखा है जो देखने में इन्फेक्टेड नहीं, मगर वो काफी ज्यादा जख्मी था, जैसे उस पर किसी ने अटैक। उसको देखकर जोल को लगता है कि शायद इस पर इन सभी इन्फेक्टेड ने अटैक करने की कोशिश करी, जिससे बचने के कारण ये इतना ज्यादा जख्मी। तो वो उसको वहीं छोड़कर अपने रास्ते पर आगे निकल। मगर कुछ ही कदम चल उनके रास्ते के सामने ही एक इन्फेक्टेड दिख जाता है, तो ये देखकर वो तीनों छुप जाते हैं और टेस एली को बताती है ये इन्फेक्टेड इस इन्फेक्टेड की आंखें नहीं है, तो ये उन लोगों को देख नहीं सकता है, मगर इनकी सुनने की शक्ति काफी अच्छी है और उनको एकदम शांत रहना हो। और वो शांति से चुप के चुप आगे बढ़ना शुरू कर दे। मगर फिर से कुछ ही कदम चलने एक और इन्फेक्टेड वहाँ पर आकर उनकी आवाज सुन उन पर अटैक कर देते। अब इस अटैक से वो लोग काफी मुश्किल से बचते और उन ज़ॉम्बीज़ को गोली मारकर जान से मार देते। मगर अब उन्हें पता चलता है कि एली को दोबारा से उस इन्फेक्टेड ने काट लिया, मगर एली को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी इस सबसे लड़ने में सक्षम है। अब पहुँचते पहुँचते वो लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को फायरफ्लाई के वो लोग मिलने वाले थे जिनको जोल को एली को सौंपना था। मगर यहाँ पर वो देखते हैं कि उस ट्रक के आसपास उन सभी लोगों की लाश पड़ी हुई है जो इस लड़की को लेने यहाँ आए थे। तो ये देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं, और जब वो वहीं पे मौजूद एक रूम के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी मेंबर्स को सभी फायरफ्लाई मेंबर्स को मार दिया गया और साथ में उनकी जरूरत का सामान भी वहाँ पर नहीं है। अब ये देखकर टेस काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने इस लड़की को यहाँ पर लाने की काफी बड़ा रिस्क ले लिया है और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मगर इसी बीच एली नोटिस करती है कि टेस को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, क्योंकि इससे पहले जब उन लोगों की म्यूजियम में इन्फेक्टेड से लड़ाई हुई तो शायद वहीं पर उस इन्फेक्टेड उस हाथापाई में टेस को काट लिया। मगर साथ में जो एली को काटा था उसका घाव चेक करने पर वो एकदम ठीक हो चुका। इसका मतलब असलियत में एली इस सब को रोक सकती और इसको उस रिसर्च लैब तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी। अब इसके बाद टेस जोल को बोलती है उसको किसी भी तरह से इस लड़की को फायरफ्लाई के उस लैब तक पहुँचाना ही हो, क्योंकि अब यही लड़की दुनिया की आखिरी। मगर इसी बीच वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आकर उन पर अटैक कर देते, लेकिन जोल अपनी गन से उसको खत्म कर देता। पर साथ में जब वो इन्फेक्टेड जमीन पर गिरता है तो उसके शरीर में मौजूद इन्फेक्टेड जड़ें जमीन में घुस जाती हैं और वो उसके आसपास सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को उनके बारे में बता देते और सभी इन्फेक्टेड अब उन्हीं की तरफ आना शुरू हो। जिसके बाद टेस उस जगह पर रखी सभी पेट्रोल को जमीन पर गिरा और साथ में सभी बम्स और वो जोर और एली को वहाँ से जाने के, क्योंकि अब उसका बचना नामुमकिन। मगर वो जाते इन सभी इन्फेक्टेड को भी मार दे, तो ना चाहते हुए एली को लेकर वहाँ से और उनके बाहर जाते ही वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ जाती है और वो आते ही टेस को देखते ही उसे काट कर इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं। मगर टेस तुरंत आग लगाकर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दे, जिसमें उसके साथ साथ वो सभी ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाए। मगर बाहर उस बिल्डिंग को उड़ते हुए एली और जोल भी। और एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म। तो नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर टेस की मौत के ये दोनों काफी आगे आ चुके और एक जंगल में रुकर थोड़ा आराम कर। अब यहाँ पर एली जोल को बोलती है कि टेस की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर उसके लिए नहीं आए थे, वो दोनों तो यहाँ पर अपने ट्रक के लिए आए, तो वो उसको टेस की मौत का जिम्मेदार बिल्कुल भी ना समझे। अब ये सुनकर जोल एली को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि असलियत भी यही होती है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब जोल अपने एक पुराने दोस्त के पास जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान जोल को रास्ता दिखा सकता है और इस लड़की को उस कैंप तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। और बीच में इन लोगों को एक गैस स्टेशन मिलता है, तो जोल अपनी जरूरत की सामान मिलने की उम्मीद में उस गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वो वहाँ पर जरूरत का सामान ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एली उस गैस स्टेशन में और ज्यादा अंदर चली और वो एक बेसमेंट तक पहुंच। मगर वहाँ पर वो देखेगी एक इन्फेक्टेड उस जगह पर काफी सारे मलबे दबा हुआ पड़ा है जो हिल भी नहीं। तो एली उसके पास जाकर अपने साथ रखी हुई एक चाकू से उस इन्फेक्टेड को मार देती है। अब ये देखकर हमें साफ समझ में आता है कि ये छोटी सी लड़की काफी हिम्मत वाली। जिसके बाद वो बाहर जोल के पास आ जाती है और वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती उसने अंदर क्या देखा और क्या किया। अब जोल की बंदूक सभी गोलियां खत्म हो गई, तो वो उस बंदूक उसी गैस स्टेशन में छुपा दे और वो फिर से अपने सफर पर इस बार बिना हथियार के ही आगे निकल जाता। और इसी रास्ते में जोल एली को बताता है कि शायद ये इन्फेक्शन पैक्ड फूड की वजह से फैला है और ये इन्फेक्शन
इतना ज्यादा तेज था कि इसने 2-3 दिन के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर और पूरी दुनिया बदल। अब उसी रास्ते में आगे एली एक गड्ढे के काफी सारे कंकाल देखती है, जो उन इंसानों जो नॉर्मल असल में इन सभी इंसानों इन्फेक्शन फैलने के बाद आर्मी ने मारा था और यहाँ पर लाने के आर्मी ने उनसे झूठ बोला कि वो लोग उनको एक सेफ जगह पर ले जाएं, मगर उन लोगों ने यहाँ लागा और मार दिया। इसके तुरंत ही बाद हम लोग सीन में शिफ्ट होते हैं और हम एक बिल नाम के आदमी, और ये बिल वही है जिसके पास इस समय जो हेल्प लेने के लिए आ रहा है। और बिल को भी हमें पास्ट में 2003 से दिखाया जब ये इन्फेक्शन फैला था। असल में जिस समय गवर्नमेंट बिल के टाउन को खाली करा रही थी और सभी लोगों को वहाँ से ले जा रही, उस समय बिल अपने एक सेफ रूम में छुपकर उसी जगह पर रुक गया था, क्योंकि असलियत में गवर्नमेंट उसके टाउन के सभी लोगों को ले जाकर मारने वाली थी। और गवर्नमेंट के ये करने के बाद बिल उसके पूरे टाउन का एक अकेला जिंदा आदमी, जिसके बाद वो पूरे टाउन राजा बन जाता है और वो उसी जगह पर खुशी खुशी रहना शुरू है, जिसके लिए वो उस जगह को काफी एडवांस बना देता है और खुद को बचाने के लिए उस टाउन को चारों तरफ से फेंसिंग कर देता है कि काफी एडवांस सिक्योरिटी कैमरास लगा और सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा अपने आप को बाहर से पूरी तरह से सिक्योर कर ले। और टाउन होने के कारण उसको इस जगह पर हर रोजमर्रा की जरूरत की अवेलेबल हो, जैसे गैस और बिजली, तो वो शांति से इसी जगह पर रहना शुरू कर देता और उसके पास खाने की भी कोई कमी नहीं। अब बिल का कुछ समय इसी तरह निकल जाता है, मगर एक दिन वो देखता है उसके बनाए एक गड्ढे के अंदर एक आदमी गिरा पड़ा है। और वो जब उसे जाकर देखता है तो वो एक फ्रैंक नाम का आदमी जो देखने में ठीक लगता है, जिसको देखकर लगता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। तो फ्रैंक बिल को बोलता है कि वो काफी भूखा है और खाना खाना चाहता है। जिसके बाद बिल थोड़ा हिचकिचाते हुए फ्रैंक को गड्ढे से बाहर निकालकर इन्फेक्शन चेक करने वाली मशीन से फ्रैंक को चेक करता है और वो पाता है कि वो ठीक। जिसके बाद बिल फ्रैंक को अपने घर ले जाकर अच्छा खाना खिलाता, मगर बिल ये देखकर काफी चौंक जाता है कि बिल ने यहाँ पर हर सुविधा का जुगाड़ कर रखा है और यहाँ पर कोई भी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता। अब खाना खाने के बाद जब फ्रैंक के जाने का टाइम आ जाता है तो वो बिल के घर में रखा है पियानो देख लेता और वो जाने से पहले बिल से बोलता है कि वो एक बार ये पियानो बजाना चाहता, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। अब फ्रैंक के पियानो बजाना, फ्रैंक बिल को भी पियानो बजाना, और जिसके बाद जब बिल पियानो बजाता और साथ में गाना गाता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर फ्रैंक बिल एक गे है और वो उसी टाइम बिल को किस कर देता है। इसका मतलब अब ये स्टोरी एक अलग ही यूटर्न लेने वाली है। इसी के बाद वो दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। अब ये रिलेशन बनने के बाद वो दोनों साथ ही रहना शुरू कर देते और एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब 2010 में रेडियो की मदद से फ्रैंक की टेस से बात होती और वो दोनों रेडियो पर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मगर इस समय तक पूरी दुनिया में इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल चुका है और दुनिया एकदम से बदल चुकी। तो फ्रैंक के बोलने पर टेस और जोल भी उनसे मिलने उनके टाउन आते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। इसी कारण से जोल की बिल से दोस्ती है और वो यहाँ पर इसी वजह से हेल्प लेने आने वाले। लंच के बाद दोबारा से टेस और जोल अपने कैंप वापस चले जाते हैं और ये दोनों अपनी जिंदगी दोबारा से अच्छी तरह बिताने लगे। अब समय के साथ साथ बिल की एज बढ़ने लग जाती है, मगर ये दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं और एक साथ इन दोनों ने काफी अच्छा और काफी बुरा टाइम बिताया, जिसमें एक बार इन लोगों के ऊपर राइडर्स अटैक कर देते। असलियत में राइडर्स उन लोगों का ग्रुप है जो लोग जिंदा रहने लोगों को लूटने का काम करते हैं, जिसमें ये किसी पर भी अटैक कर देते और इनके भी सबसे बड़े दुश्मन फेडरा ही है। मगर जिस समय बिल के टाउन राइडर्स अटैक करते हैं, बिल की सभी एडवांस सिक्योरिटी के कारण वो लोग ऐसा नहीं कर पाते और उन सभी की मौत हो जाती, जिसमें बिल को एक गोली भी लगी, मगर वो जिंदा बच जाता। अब काफी समय इसी तरह बीतने के बाद वो दोनों ही एज में काफी ज्यादा हो जाते और अब फ्रैंक भी पैरालाइज हो चुका है और उसका पूरा देखभाल करने का काम बिल ही करता है। और ऐसे ही एक नॉर्मल दिन फ्रैंक बिल को बोलता है अब वो मरना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी काफी अच्छी तरह से उसके साथ बिताई है और वो मरना इस तरह से चाहता है कि वो उसे ओवरडोज देकर जान से मरता है, क्योंकि वो मरना भी उसी के हाथों से चाहता है। अब बिल की फ्रैंक की ये बात सुन बिल ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ कर देते, मगर मरने से पहले वो बिल से शादी करना, तो वो दोनों पहले शादी कर लेते और अपनी आखिरी रात वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जिस डिनर में बिल को फ्रैंक उसकी वाइन में नींद की ओवरडोज मिलाकर दें। तो एंड में बिल ये करता है और फ्रैंक वो वाइन पी लेता है, मगर इसके बाद बिल बताता है उसने पहले ही पूरी वाइन की बोतल में नींद की ओवरडोज कर दी। इसका मतलब अब उन दोनों ने उस वाइन को पी। जिसके बाद बिल बोलता है उसके आने के बाद उसके जीने की वजह वही है और अगर वही मर जाता है तो वो जीकर क्या करे, जिस कारण से वो भी उसी के साथ मर। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को लेकर अपने बेडरूम में चले और उसे अंदर से लॉक कर ले। मतलब ये तरीका था उन दोनों का एक साथ मरने। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम जोल एली को लेकर बिल के घर तक पहुंच जाता और उनकी दोस्ती के कारण उसे पता होता है कि उसे अंदर कैसे घुसना, तो वो सभी सिक्योरिटी डिवाइसेस को बाईपास करता हुआ अंदर घुस जाए। मगर अंदर जाने पर उसे बिल और फ्रैंक में से दोनों में से कोई नहीं मिला, मगर एली को एक नोट मिला, जिस नोट की मदद से उन लोगों को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उस नोट बिल ने सब कुछ लिख रखा था कि वो दोनों क्या करने जा रहे हैं। मगर साथ
साथ में बिल ने उस नोट में ये भी लिखा था अगर जोल चाहे तो वो अब यहाँ पर मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल कर ताकि वो अपनी पार्टनर टेस को सुरक्षित रख सके। मगर बिल को ये नहीं पता होता उस टाइम कि जिस समय जोल यहाँ पहुंचे उस समय तक टेस की मौत हो जाए। अब ये पढ़कर जोल थोड़ा इमोशनल हो, मगर फिर बेसमेंट में जाने पर जोल को बिल की कार मिल जाती जिसकी मदद से वो लोग उस कैंप तक सुरक्षित पहुंच सकते और साथ में उसे बिल के काफी सारे हथियार भी मिलते। तो अब बिल की तो हेल्प मिल नहीं सकती क्योंकि वो मर चुका। तो अब जोल प्लान बनाता है वो सीधा उस कैंप तक जाए जहाँ से उसके भाई का लास्ट मैसेज है, क्योंकि असलियत में जोल का भाई टॉमी भी पहले उसी के साथ उसके कैंप में रहता था। मगर उसने बाद में फायरफ्लाइज को और वो इस कैंप से दूसरे कैंप चल, लेकिन बाद में पता चला कि उसने फायरफ्लाइज भी। तो उसे लगता है कि अगर उसका भाई टॉमी उसे मिल तो टॉमी उनकी मदद जरूर कर पाएगा एली को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने। तो वो लोग अब सीधा उसी लोकेशन पर जाने की सोच लेते हैं जहाँ जोल को लगता है उसका छोटा भाई टॉमी। अब बाहर निकलते टाइम एली को उसी घर से एक छोटी गन मिल, तो एली उस गन को अपने बैग में छुपा ले जिसके बारे में जोल को कुछ नहीं पता होता। इसके बाद वो दोनों बिल की कार को लेकर टॉमी को ढूंढने के लिए निकल जाते और एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आपको एपिसोड नंबर 3 अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहाँ पर अब जोल और एली बिल की कार से टॉमी के पास निकल चुके उसे ढूंढने के लिए। मगर रास्ते में प्रॉब्लम ये होती अब इस दुनिया में कहीं पर भी पेट्रोल स्टेशन तो है नहीं, तो उन लोगों को कार को फिल करने के लिए बार बार रुककर आसपास पड़ी खराब कारों को चेक करना होता है और उनमें से बचा हुआ पेट्रोल निकालकर अपनी कार में डालकर फिर अपने सफर तय करना होता। अब सफर लंबा होने के बाद ये दोनों कार में काफी सारी बातें करते हैं जिस कारण से इन दोनों का रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये दोनों एक और ज्यादा कनेक्टेड। मगर साथ में एली जो 14 साल की लड़की वो अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्मार्ट और तेज लड़की जो गहरी से गहरी बातों को भी किस तरह से मजाक में करना है ये जान। अब रात बिताने के लिए वो लोग अपनी कार को एक जंगल में रोक दे क्योंकि रोड पर सोना काफी खतरनाक है और सबसे सेफ जगह इस टाइम ये जंगल ही है और इस जंगल में वो लोग इन्फेक्टेड और रेडर दोनों से ही सेफ रहे। अब खाते समय जोल एली को बताता है कि इस जगह पर उन लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से ज्यादा खतरा रेडर से है जो लोगों को छीना झपटी कर उन्हें मार देते। अब सोने से पहले एली एक अपने साथ रखी जोक वाली बुक जोल को एक जोक सुना जिसे सुनकर जोल हंसने लग जाता है और हम लोग इस वेब सीरीज पहली बार जोल को हंसते हुए देख और वो लोग हंसते हंसते सो जाते हैं और लकीली उनकी ये पूरी रात सेफली गुजर जाती है और वो दोबारा से कार में अपने सफर पर मतलब जोल के भाई टॉमी को ढूंढने निकल जाता। अब इसी कार सब जोल अपने भाई टॉमी की स्टोरी बताता है किस तरह से पहले वो उनके साथ ही रहता था मगर बाद में मैलरी के उसने उसके कहने पर फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया और वो इस कैंप से निकलकर दूसरे कैंप में गया। मगर बाद में पता चला उसने अब फायरफ्लाइज को भी छोड़ दिया और अब 3 हफ्तों से उसके भाई का कोई मैसेज नहीं। उसके पास फैमिली के नाम पर बस एक भाई और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता और वो उसे ढूंढ कर ही रहे। और साथ में जोल एली को ये भी बताता है वो उसको केवल एक पार्सल समझे जिसे उसे सही सलामत उसकी सही डेस्टिनेशन तक यानी रिसर्च लैब तक पहुंचाना, उससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं समझ। अब पहुंचते पहुंचते वो लोग एक टनल तक पहुंचे जिसका रास्ता काफी सारी खराब पड़ी कारों से और यही रास्ता उनको शहर तक ले जाता। तो वो लोग उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता लेते हैं जो शहर के अंदर से होता हुआ निकल। मगर जैसे ही वो लोग उस दूसरे कैंप मेन एंट्रेंस गेट तक पहुंचते हैं तो वो देखकर दंग रह जाते कि गेट पर कोई भी फेडरा का सोल्जर नहीं और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कैंप एकदम खाली पड़ा है। मगर इसी के तुरंत बाद उनकी कार के आगे एक आदमी आ जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है। मगर जोल उस आदमी को देखकर समझ जाता है कि ये एक तरह की चाल है क्योंकि वो भी पहले इस तरह के काम कर चुका है और उन्हें पता है कि ये एक चाल है। जिसके बाद जोल तुरंत कार को वहाँ से भगा मगर इसका कोई फायदा नहीं होता है। उनकी कार पर अटैक कर दिया जिस कारण से उनकी कार जाकर एक खाली अपार्टमेंट में भिड़ जाती मगर वो दोनों सेफ होते और अब उन लोगों पर काफी सारी गोलियां चलाई जा और ये जो गोलियां इन पर चलाई जा रही है ये कोई और नहीं ये रेडर्स का ग्रुप है जो लोगों से छीना झपटे का काम कर। मगर जोल किसी तरह से एली को वहीं मौजूद एक सेफ रूम तक जाने के लिए जिसके बाद एली रूम में चली जाती। दूसरी तरफ बाहर जोल अपने अच्छे निशाने से उन सभी रेडर्स को एक एक करके जान से मार देते मगर उन्हीं में से एक रेडर जोल को घायल करके उसका गला घोटना शुरू कर देता और वो काफी मुश्किल में आ जाता। अब ये देखकर एली दोबारा से सेफ रूम से बाहर आ जाती और वो अपनी बैग से वही गन निकालती है जो उसने उस समय अपने बैग में छुपा ली और वो तुरंत ही उस आदमी की पीठ पर गोली मार देती जिस कारण से जोल की जान बच जाती। लेकिन ये कर एली कुछ देर के लिए सदमे की माइंड स्टेट में क्योंकि कुछ भी बोलो अभी एली 14 साल की एक छोटी। अब कुछ ही सेकंडों बाद वहाँ पर रेडर्स के काफी सारे लोग आ जाते जिनसे बचने के लिए जोल और एली वहीं पास मौजूद एक बिल्डिंग में घुस। अब ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो और हमें नेक्स्ट सीन में जहाँ पर हम लोग इन सभी रेडर्स के एक कैंप को देखते हैं जिस कैंप को इन लोगों ने फेडरा से मुकाबला कर उनसे छीना और यहाँ पर कब्जा किया और इस औरत का नाम कैथलीन है जो इन सभी रेडर्स की लीडर है और इस समय ये एक आदमी पूछताछ कर रही है। असल में कहानी ये है कि कैथलीन का एक भाई जो इससे पहले रेडर्स का ही लीडर था उसे फेडरा ने मार दिया और कैथलीन को ये शक है कि उसके भाई की खबर फेडरा वालों को उन्हीं के एक आदमी जिसका नाम हेनरी
हेनरी है उसने दी और इस समय वो हेनरी गायब है और कैथलीन अपने भाई की जान का बदला लेने हेनरी को किसी भी कीमत पर ढूंढकर उसे जान से मारना चाहती है। और कैथलीन को लगता है कि ये आदमी जिसे उन्हें बंदी बना रखा है, इसको पता है कि हेनरी इस समय कहाँ है। लेकिन इसी के बाद कैथलीन को बाहर बुलाया जाता है और वो देखती है कि उसके कुछ आदमियों किसी ने जान से मार दिया और ये सभी वही रेडर्स हैं जिन्हें जोल ने अभी अभी जान से। मगर कैथलीन को ये लगता है कि इन सबको मरवाने वाला भी हेनरी, तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तुरंत अंदर जा उस आदमी को गोली मार देती, जिस पर उसे शक होता है कि इस आदमी को पता है कि हेनरी कहाँ है। और इसके बाद वो अपने सभी आदमी बाहर जाकर हेनरी को ढूंढकर जान से मारने का ऑर्डर देती, जिसके बाद उसके सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। हेनरी को भी यहाँ जोल और एली उन सभी रेडर्स से बचने के उसी बिल्डिंग में छिपे रहते हैं, क्योंकि इनके वो आदमी उन लोगों की हलचल और ज्यादा बढ़। अब यहाँ पर जोल एली को उसके पास रखी वो छोटी जिससे उसने उसकी जान बची, वो गन उसे अच्छी तरह से चलाना सिखा, जिसमें वो उस गन पर अच्छी पकड़ बनाए रखना सिखा और वो दोबारा से उस गन को उसके बैग में रखने के लिए बोल, जिसके बाद एली गन को अपने बैग में दोबारा रख ले। अब इसी तरह से उस बिल्डिंग में छिपे छिपे रात हो जाए और सोने का समय आ जाए, तो एली माहौल को ठीक करने के लिए दोबारा से सोने से पहले एक जोक सुनती है, जिसे सुन जोल दोबारा से काफी अच्छी तरह से हंसता है और वो हंसते हंसते सो जाता। मगर कुछ ही समय बाद जोल की नींद एली की आवाज सुनकर, और जब वो आंखें खोल के देखता है तो एली और उस पर एक आदमी और एक बच्चे ने गन तान रखी, और असलियत में ये आदमी और कोई नहीं, वो हेनरी ही है, जिसको इस समय फायरफ्लाई पागलों की तरह मारने के लिए ढूंढ। मगर ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाए। अगर आपको एपिसोड नंबर 5 शुरू हेनरी की स्टोरी देख, जिसमें रेडर्स फेडरा के एक पूरे कैंप पर अटैक कर उसे कब्जे में ले और बाद में कैथलीन जो रेडर्स की लीडर है, वो उन सभी लोगों को बंदी बना लेती है जो लोग फेडरा के साथ मिले हो और यहाँ की बात वहाँ करते हैं। तो वो उन सभी से हेनरी के बारे में पूछ और वो उन्हें जान से मारने की ये सब पूछ, और उन्हीं बंदियों में से एक आदमी डरकर कैथलीन को हेनरी की लोकेशन बता देता है, जिसके तुरंत ही बाद कैथलीन उन सभी बंदी लोगों को जान से मार देती है और वो अपने लोगों के साथ हेनरी को मारने के लिए बाहर निकल जाता है। और यहाँ हेनरी जिस जगह पर छुपा होता है वहाँ पर छुपे छुपे उसको काफी टाइम हो, जिस कारण से अब उसका खाना खत्म, और उसके साथ उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सैम है, और सैम एक गूंगा और बहरा लड़का। और हेनरी कुछ भी कर अपने भाई को परेशान नहीं देख सकता, तो वो अब खाने की तलाश में इस जगह को छोड़ बाहर जाने की प्लानिंग, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से अब बाहर निकलना हो, ना तो इनके पास खाने और साथ में अब इनको छुपे हुए यहाँ काफी टाइम हो, तो इनको अपनी लोकेशन बदलना। मगर इस सब से उसका छोटा भाई सैम काफी ज्यादा डरा होता और सहमा रहता है। मगर हेनरी अपने भाई को किसी तरह से दिलासा दे बाहर निकलने, और वो बाहर जाने से पहले जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही नजारा दिखता है जिसमें जोल उन सभी राइडरों से मुकाबला कर रहा होता है और एक एक करके उन्हें जान से मार। अब हम दोबारा से स्टोरी में प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी और उसके छोटे भाई सैम, एली और जोल गन तान रख। मगर अब हेनरी जोल को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, वो बस उनसे खाना चाहता है। तो वो अपनी गन नीचे करने जा रहा है और वो उससे भरोसा करता है कि वो भी उसे कुछ नहीं करेगा। अब हेनरी की गन नीचे करने के बाद जोल उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है, जिसके बाद हेनरी जोल को समझाता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो उसने जोल को उन सभी राइडर्स को मारते हुए देखा। तो हेनरी चाहता है कि जोल हेनरी और उसके भाई को इस शहर से बाहर निकलने में मदद करे और वो उन्हें दूसरी तरफ पर, क्योंकि हेनरी को इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है और वो उनको यहाँ से बाहर निकलने का सेफ रास्ता बता सकता है। मतलब जोल को अपनी गन की पावर दिखाने, जिसके बदले में हेनरी उसको यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता बताएगा और साथ में दोनों को जाना भी वहीं। तो कोई और रास्ता ना देखकर जोल हेनरी के इस काम के लिए हाँ कर दे। अब अगली सुबह हेनरी जोल को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, जिसमें वो उसे बताता है कि नंबर था, मगर बाद में उसे फेडरा का मुखबिर बन, और उसका कारण ये था कि उसके छोटे भाई को एक जानलेवा बीमारी लग गई और उस बीमारी की दवा केवल फेडरा के पास ही थी, और उस दवा के बदले में उन लोगों ने उससे की जानकारी लेना शुरू कर दी और ना चाहते हुए भी उसे उनके साथ गद्दारी करने। मगर कुछ टाइम बाद कैथलीन को ये बात पता चल गई और तब से ही वो लोग उससे जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और छिपते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ एली और सैम दोनों ही बच्चे हैं और एक साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद जोल और हेनरी यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग बना, जिसमें वो एक मैप जोल को एक टनल बताता है कि इस टनल की मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकता है और यही एक सबसे सेफ रास्ता जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल। मगर एक प्रॉब्लम, जिस समय फायरफ्लाइज ने इस जगह पर कब्जा करा था उस समय शहर में मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को इसी टनल के अंदर फेंक दिया था, पर उसे अभी हाल में पता चला है आज से 3 साल पहले उन लोगों ने इस टनल में मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को बाहर छोड़ दिया था। तो शायद अब ये टनल एकदम सेफ है। अब ये सुनकर जोल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तो काफी घटिया किस्म का प्लान है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड इंसान नहीं। मगर कोई और रास्ता ना देख वो इस टनल से जाने के लिए हाँ कर देता और कुछ ही समय बाद वो लोग उस टनल में घुस जाते हैं और
कुछ चलने के बाद उन लोगों को उस टनल में एक क्लासरूम जहाँ देखकर लगता है कि इस जगह पर पहले बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। अब इस जगह पर सैम और एली काफी ज्यादा खुश हो क्योंकि यहाँ पर उन लोग को काफी सारी चीजें मिल गई जिनसे वो खेल सकते हैं और पढ़ने के लिए काफी सारी कॉमिक बुक भी मिलती। तो वो दोनों अब वहीं पर कुछ समय रुकने की बात बोलते हैं, जिसके बाद वो सभी वहीं पर कुछ समय के लिए रेस्ट करने लग जाते हैं। अब इसी बीच हेनरी दोबारा से जोल को बताता है कि रेडर की लीडर जिसका नाम कैथलीन है वो उसके पीछे पड़ी क्योंकि जिस समय उसने फेडरा को इनकी मुखबरी करी थी तो उन लोगों ने उस समय के लीडर जो कैथलीन का भाई जिसका नाम माइकल था, फेडरा ने माइकल को बंदी बनाकर जान से मार दिया। फेडरा जिस कारण से कैथलीन उसको किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहती है। इसके दूसरी तरफ हम कैथलीन को देख जो अपने मरे हुए भाई माइकल के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है कि माइकल एक काफी अच्छे दिल का इंसान जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था और उसके उलट कैथलीन एकदम अलग है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकती। लेकिन हेनरी के कारण उसके भाई की मौत हुई तो वो अब किसी भी कीमत पर हेनरी को नहीं छोड़ेगी, जिसमें उसके आदमी भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं और वो दोबारा से अपने आदमियों और तेजी से हेनरी को ढूंढने के लिए बोलती। दूसरी तरफ अब ये लोग टनल से बाहर सेफली आ जाते, जिस कारण से वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। लेकिन उसी समय उनके ऊपर कहीं से गोलियां चलने लग जाती और ये गोली केवल एक शख्स चला रहा हो। तो अब जोल उन सबको वहीं पर छुपा कर बचते बचाते उस घर के अंदर घुस जाता है जहाँ से वो गोलियां चल रही हो और वहाँ जाकर वो देखता है कि उन पर गोली चलाने वाला शख्स एक बूढ़ा आदमी। तो वो उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है मगर वो आदमी जोल पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में जोल उसे गोली मार देता है। मगर वो बूढ़ा आदमी जैसे ही मरता है उसके हाथ से एक वॉकी टॉकी गया। इसका मतलब ये फायरफ्लाई का आदमी है और इसने अपने लोगों को इन लोगों की लोकेशन के बारे में बता दिया। इसके कुछ ही सेकंडों बाद वहाँ पर फायरफ्लाइज के काफी सारे लोग आ जाते हैं अपनी गाड़ियों के साथ और इनके साथ कैथलीन भी होती है, जिसके बाद वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते। और इस समय सिचुएशन ये हो जोल उस बिल्डिंग में छुपा हुआ है जहाँ वो बूढ़े आदमी को और ये तीनों यहीं पर गाड़ी के पीछे छिपे। अब कैथलीन बाहर आते ही हेनरी को बोलती है अब उन लोगों के पास भागने का कोई और रास्ता नहीं तो वो खुद ही बाहर आ जाए। अब इसी कारण से हेनरी उन्हें कार के पीछे से ही बोलता है कि वो बाहर आने को तैयार है मगर बदले में वो लोग इन बच्चों को छोड़ दें क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं। मगर कैथलीन के एटीट्यूड से साफ लगता है कि वो यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाना। अब कोई और रास्ता ना देकर हेनरी बाहर आ जाता है और वो कैथलीन को समझाने की कोशिश करता है वो बच्चों को छोड़, मगर वो हेनरी को देख ही गुस्से में आ जाती है और वो उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देती। मगर इसी बीच एक चीज हो जिसमें हम देखते हैं कि वहीं पास में जमीन को फाड़ते हुए काफी सारे इन्फेक्टेड बाहर निकलते हैं। असलियत में ये गड्ढा वो होता है जिसके अंदर ये सभी इन्फेक्टेड स्लीपिंग मोड में होते, मगर अब इनके आने से वो सभी एक्टिव हो जाते और वो बाहर निकलते ही इन सब पर अटैक कर देते। मगर इसी जगह पर हम एक ऐसे इन्फेक्टेड को देख जो सभी इन्फेक्टेड का लीडर होता है। असल में ये इन्फेक्टेड वो होता है जिसे इन्फेक्टेड हुए 10 साल हो गए और ये 10 साल के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इन लोगों पर गोली भी काम नहीं करती और ये वही इन्फेक्टेड। अब वो सभी इन्फेक्टेड एक एक करके राइडर्स को मारना शुरू कर देते, जिसका मौका देख वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते और वो भी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते। सैम और हेनरी पर वो इन्फेक्टेड अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बचाने उन सभी इन्फेक्टेड को मार देते क्योंकि एली को इन इन्फेक्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फेक्टेड। पर इसी बीच वहाँ पर कैथलीन आ जाते और वो सीधा एली को देखते उस पर गन पॉइंट करते और वो उसे गोली मारने वाली होती। कैथलीन के ऊपर भी एक इन्फेक्टेड अटैक कर देते, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और यहाँ पर वो सभी इन्फेक्टेड उन सभी राइडर्स को मारने के बाद या आप बोल ले इन्फेक्टेड करने के बाद दोबारा से अपने उसी स्लीपिंग होल के अंदर चले और अब ये चारों सेफली एक बिल्डिंग के अंदर घुस। और अब यहाँ पर जोल हेनरी को बोलता है कि उन दोनों को उसके साथ ही चलना चाहिए, जिसके लिए हेनरी हाँ कर देता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और एली एक साथ होते पर तभी सैम एली को दिखाता है कि उसके हाथ पर एक इन्फेक्टेड ने काट लिया और अब वो भी इन्फेक्टेड। तो सैम एली को बोलता है कि वो उससे दूर की वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो और वो उन पर अटैक कर सकता, जिसके तुरंत ही बाद एली सैम को अपना हाथ दिखती है जिसपे वो बताती है उसे यहाँ पर कई बार इन इन्फेक्टेड ने काट दिया है मगर उसका वो जख्म अपने आप ठीक होता जा रहा है और वो सैम को बताती है कि वो इस इन्फेक्शन की दवा है, जिसके तुरंत ही बाद एली सैम को बचाने के लिए अपने हाथ पर एक कट लगा और वो अपना ब्लड सैम के जख्म पर लगा, ये सोचकर कि उसके खून से सैम का जख्म ठीक। मगर वो दोनों ये बात हेनरी और जोल को नहीं बताते हैं। अब इसी तरह सुबह हो जाती और जब एली की आंखें खुलती है तो वो अपने पास सैम को बैठा हुआ देख, लेकिन जब वो सैम के पास जाती है तो सैम एकदम से एली पर अटैक कर देता क्योंकि अब सैम पूरी तरह से इन्फेक्टेड। अब ये देखकर जोल सैम को रोकने के लिए उसको मारने की कोशिश करता है, मगर हेनरी जोल पर गन तान कर उसे पहले तो रोक देता है। मगर जब वो देखता है कि सैम एली को मार देगा तो वो एकदम से सैम को ही गोली मार देता। अब ये करते ही हेनरी काफी ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है क्योंकि उसने आज तक जो भी गलत काम
काम किया और जो उसने अपने लोगों को धोखा दिया वो सैम की वजह से ही। इसके बाद हेनरी तुरंत ही खुद को भी गोली मार और इन दोनों की मौत हो जाए। अब ये देखकर जोल और एली काफी ज्यादा दुखी होते हैं, मगर वो यहाँ से जाने से पहले उन दोनों की बॉडी को अच्छी तरह से दफना देते। जिसके बाद एली आई एम सॉरी लिखकर सैम की कवर पर एक नोट रख देती और वो दोनों दुखी मन से अपने रास्ते पर दोबारा निकल। और ये एपिसोड यहीं पर फिनिश। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब। धन्यवाद। की लास्टिंग में हमने देखा था कि सैम और हेनरी अब मर चुके हैं और उन दोनों के मरने के बाद अब जोल और एली दोबारा से आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं और 3 महीने लगातार चलने के बाद वो काफी आगे आ चुके हैं और ये एक बर्फीली जगह है। और इस जगह पर हम लोगों को एक पेट्रो नाम का आदमी दिखता है जो इस समय अपने खाने के लिए शिकार कर कुछ खरगोशों को लेकर अपने घर आता है और इस घर में उसके साथ उसकी वाइफ रहती है। मगर जैसे ही पेट्रो अपने घर में घुसता है तो उसके घुसते ही जोल उसके ऊपर गन तान देता है, क्योंकि जोल और एली जब इस जगह से गुजर रहे तो उन्होंने घर देखकर इस घर में घुस गए। लेकिन पेट्रो की वाइफ पेट्रो को समझाती है कि ये लोग अच्छे लोग हैं और इन लोगों ने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद जोल पेट्रो को समझाता है कि उसको यहाँ से आगे का रास्ता नहीं पता है, तो वो उनका घर देखकर उनके घर में घुस गया है। लेकिन वो उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और वो चाहता है कि वो उसको आगे का रास्ता बता दे ताकि वो यहाँ से जाकर अपने भाई को ढूंढ सके जिसका नाम टॉमी है। अब टॉमी का नाम सुनकर पेट्रो उसे बताता है कि उसने आज तक कभी भी टॉमी नाम के इंसान को आज तक नहीं देखा है ना तो सुना है। इसके बाद एली पेट्रो को फायरफ्लाइज ग्रुप के बारे में भी बताती है, मगर पेट्रो ने तो इस ग्रुप के बारे में भी आज तक कुछ नहीं सुना है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ यहाँ पर एकदम अच्छी चल रही है और इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद जोल पेट्रो को मैप दिखाकर वेस्ट जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन पेट्रो जोल को बताता है कि उसने सुना है कि वेस्ट में एक मौत का रिवर है और आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है वो वापस नहीं आया है। अब ये सुनकर जोल पहले तो थोड़ा अंदर ही अंदर घबराता है, मगर वो फिर से पेट्रो से रास्ता पता कर अपने सफर पर वापस निकल जाते हैं। लेकिन उस घर से बाहर आते ही जोल अपनी छाती में काफी तेज दर्द महसूस करता है और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। लेकिन ये सब उसके साथ कुछ ही मिनटों के लिए होता है और वो दोबारा से ठीक हो जाता है। मगर इसके बाद जोल को समझ में आ जाता है कि अब उसके शरीर में भी दिक्कत होना शुरू हो गई है और उसका शरीर उसका साथ कभी भी छोड़ सकता है। इसके बाद कुछ और आगे चलने पर वो लोग उस मौत के रिवर तक पहुंच जाते हैं और उनको अब ये रिवर पार करना है। लेकिन रात होने के कारण वो लोग उसी के पास में एक कैंप लगा लेते हैं ताकि वो आज रात गुजरने के बाद कल सुबह उस रिवर को पार कर सके। अब रात के टाइम ज्यादा ठंड होने के कारण एली जोल की लाई हुई शराब को थोड़ा सा टेस्ट कर लेती है ठंड होने के कारण, और जोल भी उसे ये करने देता है। और इसके बाद सोते टाइम एली जोल से पूछती है ये मिशन पूरा होने के बाद, मतलब जब वो दोनों फायरफ्लाइज के उस कैंप तक पहुंच जाएंगे जहां उसको एली को पहुंचाना है, उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब मिशन के बाद वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तो जोल उसे जवाब देता है कि वो इसके बाद एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, जिसमें वो एक शांत जगह पर जाकर कुछ भेड़े पालेगा और बची हुई जिंदगी एकदम शांति से गुजारेगा। मगर इसके उलट एली उसे बताती है कि उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि उसे ये सब पूरा होने के बाद अपनी जिंदगी में क्या करना है। इसी बात के बाद एली अब जोल को सैम वाला किस्सा भी बताती है कि जिस समय सैम इन्फेक्टेड हुआ था उस समय उसने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना ब्लड उसके जख्म पर लगाया था, ये सोचकर कि सैम उसके ब्लड से ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उस इंसिडेंट के बाद एली अपने ऊपर थोड़ा सा शक करने लगी है कि वो क्या सच में इस वायरस की दवा है। लेकिन ये बात सुनकर जोल एली को समझाता है कि मैरलिन जिसने उन लोगों को यहाँ पर भेजा है वो काफी समझदार लेडीज है और उन लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। अब बात खत्म होने के बाद जोल एली को सोने के लिए बोल देता है और वो खुद एली की देखभाल करने के लिए जागता रहता है। अब सुबह हो जाती है, मगर हम देखते हैं कि जोल सो गया है, मतलब जोल एली को प्रोटेक्ट करता करता ही सो गया है। लेकिन जब वो आँख खोलकर देखता है तो वो अपने सामने एली को गन पकड़कर खड़ा हुआ देखता है और इस समय एली जोल की देखभाल कर रही होती है। तो अब वो दोनों काफी सतर्क होकर उस मौत के रिवर को एक ब्रिज की हेल्प से पार कर लेते हैं। लेकिन पार करने के बाद जोल एली को बोलता है ये मौत का रिवर एकदम खतरनाक नहीं है, क्योंकि कुछ होना तो दूर, यहाँ पर तो उन लोगों ने अभी तक एक भी इंसान की बॉडी तक नहीं देखी। लेकिन जोल के ये बोलते ही उनको चारों तरफ से कुछ घुड़सवार आकर घेर लेते हैं और फिर उन घुड़सवार में से एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जोल उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ से केवल गुजर रहे थे, लेकिन वो लोग उनकी बात पर विश्वास करने से पहले ये चेक
करना चाहते हैं कि कहीं ये दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसको पक्का करने के लिए वो लोग उनका पहले टेस्ट करते हैं, जिसमें वो लोग अपने साथ लाए एक डॉग को उन दोनों को चेक करने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि असलियत में इनका तरीका यही है, इन्फेक्टेड को सूंघ कर पता लगा लेता है कि इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले वो डॉग जोल के पास जाकर उसे सूंघ कर ये कंफर्म कर देता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। मगर इसके बाद जब वो डॉग एली की और उसे चेक करने जाने लगता है तो जोल काफी ज्यादा घबराता है, क्योंकि एली को कई बार इन्फेक्टेड ने काटा है। लेकिन वो डॉग एली के पास जाते ही उससे खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद उन घुड़सवार को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वो सभी घुड़सवार जोल और एली को लेकर अपने टाउन तक लेके आ जाते हैं, जिस टाउन का नाम जैकब टाउन होता है। और यहाँ अंदर घुसते ही जोल को उसका भाई टॉमी मिल जाता है। इसका मतलब टॉमी इसी टाउन में रह रहा है। और जब वो एक दूसरे को देखकर आपस में गले मिलते हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी। इसके बाद जब वो सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तब जोल का भाई टॉमी जोल को बताता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की से शादी भी कर ली, जिसका नाम मारिया है। और वो मारिया वही है जो इस समय टॉमी के साथ बैठी हुई है। अब ये सुनकर जोल थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसने आज तक रेडियो पर कभी भी इस बारे में उसको कुछ नहीं बताया। लेकिन खैर, इसके बाद एली टॉमी की वाइफ मारिया के साथ टाउन में घूमने चली जाती है और इसके दूसरी तरफ जोल और टॉमी एक साथ टाइम बिताने के लिए एक बार में चले जाते हैं। अब यहाँ टॉमी जोल को बताता है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि जोल उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया है। इसके बाद जब टॉमी जोल से उसकी गर्लफ्रेंड टेस के बारे में पूछता है तो जोल टॉमी को झूठ बोल देता है कि वो अभी ठीक है और अपने कैंप में, क्योंकि शायद वो इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था। तो इसके बाद जोल टॉमी को एली के बारे में सब कुछ सच सच बताता है और वो बोलता है कि उसको उसकी मदद करनी होगी एली को फायरफ्लाइज के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने में। पर टॉमी ये सुनकर ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि अब टॉमी की एक फैमिली है। टॉमी की वाइफ अब प्रेग्नेंट है और उसका एक बेबी आने वाला है और एली को यहाँ से बाहर लेकर जाना काफी खतरनाक है और अब वो इस खतरे को नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली है। मगर जोल ये सुनकर वहाँ से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, क्योंकि जोल को ये बात काफी बुरी लगती है। जोल सब कुछ छोड़कर और अपनी जान को खतरे में डालकर अपने भाई टॉमी को यहाँ तक ढूंढते हुए आया, मगर उसके भाई ने उसकी हेल्प करने से मना कर दी। दूसरी तरफ जब एली मारिया के साथ होती है तो मारिया उसको बताती है कि पहले टॉम और जोल एक साथ काम करते थे और वो फायरफ्लाइज के अंदर थे, जहाँ पर उन लोगों ने काफी गलत काम किए हैं और काफी सारे लोगों को मारा है। मगर अब टॉमी एकदम सुधर गया, लेकिन उसे जोल पर अभी भी शक है कि वो पहले जैसा ही इंसान है। अब ये सुनकर एली थोड़ा सा अंदर ही अंदर गुस्सा होती है, क्योंकि एली को जोल के ऊपर पूरा भरोसा है। तो एली उसकी एक भी बात नहीं मानती है और उसकी बात का उल्टा जवाब देती है। मगर इसके बाद मारिया एली को लेकर एक थिएटर में जाती है, जहाँ पर मारिया एली को एक मूवी दिखाती है। लेकिन एली को ये मूवी पसंद नहीं आती, तो वो बीच में ही उठकर बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर अब रात होने पर जोल से मिलने टॉमी फिर से आता है और वो साथ में उसके लिए एक न्यू शूज का पेयर लेके आता है, क्योंकि जोल के पुराने शूज एकदम खराब हो गए हैं। और साथ में वो अपने दिन के व्यवहार के लिए उससे माफी भी मांगता है। मगर जोल दोबारा से टॉमी को एली को उस रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब जोल की शरीर की हालत भी खराब होने लगी है और कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दे और उसके चक्कर में एली भी रास्ते में ही मारी जाए। और इस बार जोल टॉमी को टेस के बारे में भी बता देता है कि किस तरह से एली को बचाने के लिए टेस की भी जान चली गई। तो इस बार टॉमी इसके लिए हाँ कर देता है और वो मान जाता है कि वो अकेला ही एली को उस रिसर्च सेंटर तक पहुंचा देगा। मगर जिस समय वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं, एली बाहर से इन दोनों की बातें सुन लेती है। और इसके बाद जब जोल एली से मिलने जाता है तो एली उससे काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया है जोल उसे छोड़ने वाला है और अब उसको आगे टॉमी पहुंचाएगा। तो अब इस बात से एली काफी ज्यादा गुस्सा होकर जोल को उल्टा सीधा बोलती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जोल उसे छोड़े। अब अगली सुबह हो जाती है और टॉमी पूरी तरह से तैयार हो जाता है एली को उस कैंप तक ले जाने के लिए। अगर जाने से पहले वहाँ पर जोल आता है और अब उसने अपना मन बदल लिया है और वो टॉमी को बताता है कि वो खुद ही एली को उसके कैंप तक पहुंचाएगा। अब ये सुनकर एली काफी खुश होती है और साथ में टॉमी भी। इसके बाद वो अपने भाई टॉमी को अलविदा कहकर एक घोड़ा लेकर वहाँ से आगे निकल लेते हैं और कुछ सफर तय करने के बाद वो लोग दोबारा से एक सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और वहाँ लगे सिंबल्स को देखकर उन्हें पता चलता है यहाँ पर भी फायरफ्लाइज के मेंबर रहते होंगे। लेकिन इस समय ये जगह एकदम खाली है और थोड़ा सा अच्छे से देखने पर उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले वो लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से गए हैं और साथ में उन्हें वहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग किस रास्ते से यहाँ से गए। मगर उसी समय उस जगह के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग लुटेरे होते हैं, जिन्हें देखकर जोल और एली छुपते हुए
हुए उस जगह से बाहर निकलते हैं, मगर उन लुटेरों में से एक इंसान जोल और एली को देख लेता है और वो देखते ही उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसमें वो अटैकर जोल के पेट में एक काफी धारदार चीज घुसा देता है, मगर जोल किसी तरह से उसको मार के गिरा देता है और वो दोनों जल्दी से घोड़े पर बैठकर उस जगह से आगे भाग जाते हैं और उन लुटेरों से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन कुछ ही आगे चलने पर जोल चलते हुए घोड़े से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अब जोल की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जैसे वो किसी भी टाइम अपना दम तोड़ सकता है। अब ये देखकर एली काफी ज्यादा घबराती है, क्योंकि अगर जोल मर गया तो उसका क्या होगा। मगर ये एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद। एपिसोड नंबर 6 की एंडिंग में हमने देखा था कि उन अटैकर्स से बचते हुए जोल को काफी ज्यादा चोट लग गई है और वो इस समय बेहोश पड़ा है। इसके बाद एली किसी तरह से जोल को उठाकर पास में मौजूद एक घर में ले आती है, मगर जोल का काफी ज्यादा खून निकलता जा रहा है और अगर एली ने जोल का जल्दी से खून नहीं रोका तो जोल की मौत ज्यादा खून निकलने के कारण ही हो जाएगी। लेकिन एली को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो उसके जख्म पर बहता हुआ खून कैसे रोके। तो ये देखकर जोल एली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जोल को साफ लगने लगता है कि उसकी मौत होने वाली है। लेकिन दोबारा से ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को एली की पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है और जिस समय एली फेडरा के कंट्रोल में थी और वो वहीं पर पढ़ाई लिखाई करा करती थी और वो वहीं पर पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग किया करती थी। और इस समय एली ऐसी ही एक ट्रेनिंग कर रही होती है, मगर उसी समय उसी के साथ मौजूद एक लड़की जिसका नाम बैथनी होता है, वो एली को परेशान करना शुरू कर देती है और वो उसे बोलती है अब उसको बचाने के लिए उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एली की एक दोस्त जो एली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एली को हर सिचुएशन में बचाने वाली एक लड़की थी, वो काफी समय से यहाँ से गायब है। जिस कारण से बैथनी एली को काफी ज्यादा परेशान करती है और उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन बैथनी की सारी बातें सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उससे मारपीट कर देती है, जिसमें एली बैथनी को काफी ज्यादा घायल कर देती है। लेकिन इसी के बाद उस कैंप का लीडर कॉन्ग एली को अपने पास बुलाता है और वो एली को उसकी हरकतों के लिए काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसको अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा और साथ में वो उसे एक अच्छे फ्यूचर की बात भी बोलता है कि अगर वो अपना व्यवहार अच्छा रखे और अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग करेगी तो उसे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फेडरा एक अच्छा काम देगी। लेकिन एली को देखकर ऐसा लगता है कि उसको इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एली अपने रूम में आ जाती है, मगर जिस समय वो सोने लगती है तभी उसके रूम में खिड़की की जगह से एक इंसान घुस जाता है और देखने पर एली को पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं, उसकी वही पुरानी दोस्त राइली है जो काफी समय से यहाँ से गायब है। अब उसे देखकर एली काफी खुश होती है, पर एली के पूछने पर राइली उसे बताती है कि अब उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन एली को उसकी इन बातों पर पहले तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि फेडरा के इस कैंप में उन लोगों को फायरफ्लाइज से लड़ना सिखाया जाता है। मगर एली ने अब जाकर दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया है और वो उन्हीं की मेंबर बन चुकी है। मगर राइली एली को समझाती है कि फायरफ्लाइज के बारे में जो कुछ भी इनको यहाँ बताया जाता है वो सब कुछ गलत है। लेकिन एली फेडरा की इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो अंदर ही अंदर फायरफ्लाइज को ही गलत मानती है। लेकिन राइली इन बातों को काटते हुए एली को बोलती है, तो राइली एली को बोलती है कि वो दोनों अभी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। पहले तो एली इस सब के लिए मना करती है, क्योंकि इस जगह का नियम है कि रात को यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और साथ में चारों तरफ फेडरा के लोग इस जगह की देखभाल करते हैं और अगर उन लोगों ने इनको ऐसे पकड़ लिया तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। मगर राइली फिर भी एली को मनाकर फेडरा के सभी गार्ड्स को धोखा देते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो बिल्डिंगों में छुपते हुए जा ही रहे होते हैं कि बीच में उन लोगों को एक बॉडी के पास शराब मिल जाती है। अब वो शराब की बोतल मिलते ही वो दोनों उस बोतल को अपने पास रख लेते हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी पीना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच राइली एली को बताती है कि जब वो ऐसी ही एक रात फेडरा से बाहर निकली थी तो उसे बीच में ही फायरफ्लाइज के इंसानों ने देख लिया था और जब उन लोगों ने उसे पकड़ा और उससे बात करना शुरू करी तो उन्हें पता चल गया भले ही ये फेडरा के अंदर है लेकिन ये फेडरा से काफी ज्यादा नफरत करती है। और असलियत में राइली फेडरा से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसको इन लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस कारण से फायरफ्लाइज ने राइली को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोला, जिसके लिए राइली भी मान गई और साथ में राइली एक गन भी दिखाती है जो उसे फायरफ्लाइज नहीं दी है। और अब थोड़ा और आगे जाने पर राइली एली को एक ऐसी जगह पे पहुंचा देती है जो एक मॉल होता है और अब वो उसे अंदर ले जाने के लिए बोलती है। मगर एली इसके लिए पहले मना करती है, क्योंकि उन लोगों को फेडरा में बताया गया है कि इस मॉल के अंदर काफी सारे इन्फेक्टेड हैं। लेकिन राइली उसे समझाती है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इसके अंदर जा चुकी है। और अब राइली के बोलने पर वो दोनों उस मॉल के अंदर चले जाते हैं और अब मॉल के अंदर जाने पर एक फ्लोर पर राइली एली को एक बड़ा सरप्राइज देती है, जिसमें वो उस पूरे फ्लोर की लाइट जला देती है और चारों तरफ लाइट देखकर एली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ऐसा नजारा और इतनी सारी लाइट्स एक साथ एली ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और राइली
एली को इसी जगह पर ये सरप्राइज देने के लिए लाई थी। और इस मॉल के अंदर और भी काफी सारे सरप्राइज राइली ने एली के लिए रेडी कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले राइली एली को एक बिजली से चलने वाली लिफ्ट जिसे देखकर एली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने ये भी पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। इसके बाद राइली एली को ले जाकर हॉर्स राइडिंग करवाती है और हॉर्स राइडिंग कर एली और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर इसी पॉइंट पर हम लोग नोटिस करते हैं कि राइली और एली एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसी जगह पर राइली एली को बताती है कि जब वो फेडरा में थी तो उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फेडरा उसको सीवर क्लीनिंग करने का काम देने वाले थे, मगर जब उसे ये बात पता चली तो उसी कारण से वो फेडरा से नफरत करने लगी और वहाँ से भाग गई, जिसके बाद उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बाद दोबारा से राइली एली को वहीं पर मौजूद एक बॉक्स के अंदर ले जाती है और असलियत में ये बॉक्स एक फोटो खींचने वाली मशीन होती है, जिसके अंदर जाकर वो दोनों काफी सारी फोटो खींचते हैं और उन्हीं में से एक बेस्ट फोटो राइली एली को दे देती है अपने पास रखने के लिए। अब ये सरप्राइज पूरा होने के बाद राइली एली को दोबारा से एक अच्छा सरप्राइज देती है, जिसमें वो उसी मॉल में मौजूद एक गेमिंग रूम एली को लेकर जाती है, जहाँ पर रखी गेमिंग मशीन वो दोनों काफी सारी गेम्स खेलते। मगर इसी पॉइंट पर एक प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि इन मशीनों की आवाज ज्यादा होने के कारण ये आवाज एक ऐसे इन्फेक्टेड के पास चली जाती है जो इस समय उसी मॉल के अंदर होता है, और ये आवाज सुनकर वो जाग जाता है। मगर इसके उलट दूसरी ओर राइली और एली इससे अनजान होकर अपनी गेम अच्छी तरह से खेलती रहती है और काफी सारी गेम खेलती हैं। और एंड में फाइनली सब एंजॉय करने के बाद राइली एली को एक बुक गिफ्ट करती है, और ये बुक भी एली को काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन उसी जगह पर एली की नजर वहीं पास में रखे काफी सारे बॉम्ब्स पर जाती है, जिन्हें देखकर एली समझ जाती है कि ये सभी बॉम्ब्स फेडरा के लोगों को मारने के लिए हैं, और असलियत में ये जगह फायरफ्लाइज अपने कब्जे में लेने वाली है, मतलब इसे अपना अड्डा बनाने वाली है। जिसलिए और इसी काम को पूरा करने के लिए फायरफ्लाइज ने राइली को इस जगह को अच्छी तरह से छानबीन करने और सुरक्षित करने के लिए यहाँ भेजा होगा। अब ये बात सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक ये लग रहा था कि राइली उसको इस जगह पर केवल उन दोनों की दोस्ती के लिए लाई थी, लेकिन राइली तो यहाँ पर अपना काम कर रही है और साथ में वो लोग फेडरा के लोगों को मारने के लिए यहाँ पर काफी सारे हथियार भी इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसके बाद एली वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, मगर पीछे से ही राइली एली को रोककर बताती है कि वो कल यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि फायरफ्लाइज उसको इस कैंप से दूर मौजूद एक कैंप में भेजने वाले, और इसी कारण से वो अपनी लास्ट नाइट उसके साथ बिताना चाहती थी, जिस कारण से वो इसको यहाँ लेकर आई। और पता नहीं दोबारा से वो जिंदगी में फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो कुछ टाइम बिताने के लिए एली को उसको यहाँ लेकर आई थी। अब ये बात सुनकर एली भी काफी ज्यादा दुखी होती है, मगर राइली एली को दुखी देखकर दोबारा से अपनी लास्ट नाइट ठीक करने के लिए एक वॉकमैन में सॉन्ग प्ले कर देती है, और वो दोनों उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। मगर इसी डांस के बीच में राइली और एली काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। मतलब ये दोनों केवल दोस्त नहीं है, ये एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब एली दोबारा से राइली को समझाती है कि वो यहाँ से उसे छोड़कर ना जाए, और इस पर राइली भी उसकी बात मान जाती है और वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। इस बात से वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन अब इसी पॉइंट वो इन्फेक्टेड भी जो इनकी आवाज से जाग गया था वो भी यहाँ आ जाता है, और वो यहाँ आते ही इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी उसको पहले नहीं रोक पाती हैं। लेकिन एंड में किसी तरह से एली उस इन्फेक्टेड के सर में एक खंजर मारकर उसे मार देती है और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस इन्फेक्टेड ने इन दोनों के ही हाथ पर काट लिया है, और अब ये दोनों भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब ये इन दोनों के साथ होने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा मायूस होकर और दुखी होकर एक साथ ही बैठ जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के पास काफी कम समय बचा है। लेकिन ये दोनों तय करती हैं कि ये दोनों एक साथ ही मरेंगे, जिसके लिए वो दोनों एक दूसरे को हक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन दोबारा से ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस समय एली जोल को घायल हालत में लेकर उस घर के अंदर पहुंची है। लेकिन जोल जानता है कि अब उसकी मौत हो जाएगी, तो जोल एली को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मगर एली पहले भी अपना एक दोस्त खो चुकी है, और अब वो जोल को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती है, तो वो जल्दी से उस घर में अच्छे से कुछ ढूंढना शुरू कर देती है, जिससे वो उसका खून रोक सके। तो ऐसे ही उसे एक ड्रॉर में सुई धागा मिल जाता है, तो वो जल्दी से उस सुई धागा को लेकर जोल के पास आती है, क्योंकि वो इसी सुई धागे की मदद से जोल के जख्म को सिलेगी ताकि उसका खून रुक सके, और वो तुरंत ही ये करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 7 भी यहीं खत्म हो जाता है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 8 तो शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग सिल्वर लेक नाम की एक जगह देखते हैं। इस जगह पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, और इन सब का लीडर जिसका नाम डेविड होता है, वो इस समय इन सबको बाइबल पढ़ के सुना रहा होता है, क्योंकि ये डेविड एक धार्मिक आदमी है, और ये सबको भगवान पर भरोसा रखने की बात बता रहा होता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखने के लिए ही समझा रहा होता है। लेकिन इन्हीं में से एक छोटी बच्ची रोना शुरू कर देती है, और जब डेविड उसे देखकर उसके पास आता है, तो वो लड़की उससे बोलती है कि वो लोग उसके डैड बॉडी को कब जमीन के अंदर दफनाएंगे। असलियत में इस लड़की के डैड की मौत हो गई है। तो इसके जवाब में डेविड उसे बोलता है इस समय ठंड काफी ज्यादा है और उन लोगों को जमीन खोदने में दिक्कत होगी, तो वो लोग उसके डैड बॉडी को थोड़ा गर्मी आने
पर, थोड़ा गर्मी आने पर दफनाएंगे। इसके बाद डेविड अपने एक आदमी जिसका नाम जेम्स होता है उसे लेकर चर्च से बाहर आता है और वो उससे पूछता है कि अब उन लोगों के पास खाने का कितना है, अब उन लोगों के पास खाने की कितनी आइटम बची हुई है। इसके जवाब में जेम्स उसे बताता है कि उन लोगों के पास अब कुछ ही दिनों का खाना बचा हुआ है, तो इसके लिए उन्हें शिकार करने के लिए पहाड़ी पर जाना होगा। दूसरी तरफ इस समय जोल काफी बुरे हाल में एली के सामने जख्मी पड़ा हुआ है और अगर उसे कुछ ही टाइम में इस जख्म को भरने के लिए दवा नहीं मिली तो वो इस जख्म के इन्फेक्शन की वजह से मर जाएगा। मगर साथ में अब इन दोनों का भी खाना खत्म हो गया है। तो इसके बाद एली जोल की गन लेकर बाहर शिकार करने के लिए निकल जाती है, जिसमें वो पहले एक खरगोश को शिकार करने की कोशिश करती है मगर वो बच जाता है और इसके बाद वो काफी कोशिश के बाद एक हिरन का शिकार करने के लिए उसे गोली मार देती है, मगर वो हिरन गोली खाने के बाद भी वहाँ से दूर भाग जाता है। और जिस समय वो हिरन मर तो वो डेविड और जेम्स के पास ही गिर, और जब वो हिरन मर जाता है तो उसके पास एली से पहले डेविड और जेम्स पहुंच जाते हैं और हिरन को गोली लगा हुआ देख वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई है। मगर इससे पहले वो दोनों उस हिरन को उठा पाते, पीछे से ही वहाँ पर एली भी आ जाती है और वो उन दोनों पर गन तानते हुए उन्हें अपनी गन फेंकने के लिए बोलती है। और जब वो दोनों अपनी गन फेंक देते हैं तो वो उन दोनों को बताती है कि ये शिकार उसका है। मगर डेविड एली को देखकर बोलता है कि वो अकेले इस हिरन को यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते, तो वो चाहे तो उसको हाफ बांट सके क्योंकि उन लोगों को भी खाने की तलाश है। मगर इसके लिए एली नहीं मानती है, तो वो दोबारा से उससे एक डील करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि अगर वो उसके साथ हिरन को आधा बांटे तो वो बदले में उसे कुछ जरूरत की चीज दे सकता है, जिसमें दवाई भी है। अब दवा का नाम सुनते ही एली उन दोनों से इस बात के लिए डील कर लेती है क्योंकि उसको जोल के लिए इस समय जख्म भरने के लिए दवाई चाहिए। तो डेविड अपने आदमी जेम्स को दवा लेने के लिए उनके कैंप तक जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद एली और डेविड उस हिरन को घसीट कर पासी की एक शेड के अंदर ले आते हैं और वो दोनों जेम्स का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। मगर इस पॉइंट पर डेविड एली को अपनी धार्मिक बातें बताना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर एली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतना बुरा हाल होने के बाद भी ये इंसान भगवान पर कैसे भरोसा कर सकता है, और उसको उसकी सारी बातें बेकार की ही लगती है और वो उसको किसी भी बात का सही जवाब नहीं देती है। और साथ में डेविड एली का असली नाम जानने की भी काफी कोशिश करता है, मगर इसका भी एली कोई खास जवाब नहीं देती है। मगर एंड में डेविड एली को बताता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले उसके 4 आदमी उन लोगों के लिए बाहर कुछ राशन ढूंढने गए थे, मगर वहाँ पर उन लोगों की किसी से फाइट हो गई, जिस कारण से उनका एक आदमी मारा गया। अब ये बात सुनते ही एली को समझ में आ जाता है कि जिस इंसान को अभी ये लोग मार के यहाँ आए हैं वो इन्हीं लोगों का आदमी था। मगर साथ में डेविड को भी ये बात पता होती है कि उसके आदमी को मारने वाला शख्स और कोई नहीं, यही लोग हैं। इसी के तुरंत बाद वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो दूर से एली को शूट करने की कोशिश करता है, मगर डेविड उसे रोक देता है। इस चीज से जेम्स काफी ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान होता है कि डेविड उनके लोगों के हथियारों को यहाँ से कैसे जाने देता है। मगर साथ में डेविड एली को जाने देता है और उसे दवाइयाँ भी दे देता है। तो इसके बाद डेविड और जेम्स उस हिरन को लेकर अपने कैंप सिल्वर लेक तक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपने सभी साथियों को आज रात उसी का मांस खाने के लिए देते हैं। मगर इनमें से हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं कि वो लोग उस मांस को खाने से काफी ज्यादा कतरा रहे हैं, और इस बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और इसी खाते समय वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आज डेविड के हाथों वो लोग लग गए थे जिन लोगों ने उनके साथियों को मारा था, मगर डेविड ने उन लोगों को छोड़ दिया है, जिस कारण से वो छोटी बच्ची डेविड से काफी सारे सवाल करना शुरू कर देती है, जिससे गुस्सा होकर डेविड उस लड़की को एक थप्पड़ मार देता है। इसका मतलब क्लियर होता है कि डेविड जो भी करेगा उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मगर वो एंड में जाते हुए उन लोगों को बताता है कि कल सुबह वो अपने लोग ले जाकर उन लोगों को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अब एली उस दवा के इंजेक्शन को ले जाकर जल्दी से जोल को लगा देती है और वो उसी के साथ वैसे ही सो जाती है। और अगली सुबह होने पर वो दोबारा से एक डोज जोल को लगाती है, और जब वो बाहर आकर देख तो उसे पक्षियों के उड़ने की वजह से ये समझ में आ जाता है कि उन लोगों के आसपास कोई ना कोई है। और जब वो छुपकर उस जगह को सही से देखती है तो उसे दिखता है कि डेविड और जेम्स अपने कुछ साथियों को लेकर उनको ढूंढने के लिए आए हैं। तो एली दोबारा से भागकर जोल के पास जाती है और वो उसको उसी हालत में पूरी बात बताती है, और वो उसे एक चाकू देते हुए ये बोलती है कि वो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर जा रही है, मगर अगर यहाँ पर कोई अंदर आता है तो उसको उसका सामना खुद ही करना होगा। मगर जोल की हालत अभी भी काफी खराब होती है, लेकिन वो पहले से ज्यादा ठीक लग रहा होता है। तो एली एक घोड़ा लेकर उन सभी के सामने चली जाती है उनका ध्यान भटकाने के लिए, मगर जेम्स अपनी चालाकी से उस घोड़े को गोली मार देता है, जिसके बाद एली जमीन पर गिर जाती है। तो अब डेविड एली को उठा लेता है और जेम्स को लेकर अपने कैंप तक चला जाता है, मगर उसके बचे हुए साथी जोल को ढूंढना शुरू कर देते हैं मारने के लिए। और उन्हीं में से एक शख्स जब उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर जोल होता है, अब जोल की हालत ठीक होने के कारण जोल उसको अटैक कर बंदी बना लेता है, और वो इसी तरह एक एक करके सबको मार कर बंदी बना लेता है। और यहाँ अब डेविड एली को लेकर अपने कैंप तक आ जाता है, जहाँ वो एली को अपने स्टोर रूम में मौजूद है पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। और इसी टाइम पर डेविड एली को पूरी
पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर उनके साथ काम करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ अब जोल उन सभी लोगों को काफी टॉर्चर करता है और वो उनसे पता लगाता है इस समय डेविड एली को लेकर कहाँ गया है। जिसके बाद वो सब लोग भी जोल को मैप पर बता देते हैं कि सिल्वर लेक की लोकेशन क्या है। इसके बाद जोल उन सभी को जान से मारकर सीधा सिल्वर लेक की ओर निकल लेता है। यहाँ जब डेविड एली के पास से चला जाता है तो एली की नजर उसी स्टोर रूम में अपने ही केज के पास एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा होता है और साथ में एक इंसान का कान भी पड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर एली साफ समझ जाती है कि ये सभी लोग इंसानों को मारकर खाते हैं और ये अब एक बहुत बड़ा सस्पेंस होता है। असलियत में ये सभी लोग, असलियत में डेविड इंसानों को खाने वाला व्यक्ति है और वो इसी जगह पर लोगों को लाकर मारकर काट कर खुद भी खाता है और सबको खिलाता है। इसी के बाद डेविड दोबारा से एली के पास कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो एली को देखकर समझ जाता है कि एली समझ गई है कि वो यहाँ पर क्या करता है। तो अब डेविड एली को समझाता है कि वो यहाँ पर मौजूद लोगों की भूख मिटाने के लिए लोगों को मारकर खाने लगा है और उनको भी खिलाता है। और साथ में डेविड कोई भी धार्मिक आदमी नहीं है, वो तो धर्म का सहारा केवल उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए कर रहा है। इसके बाद डेविड दोबारा से एली को उसके साथ ज्वाइन होने के लिए बोलता है और वो एली के नजदीक आकर उसे टच करने की कोशिश करता है। असलियत में डेविड उस तरह का व्यक्ति है जो बच्चों की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित रहता है। मतलब ये इंसान पूरी तरह से एक साइको इंसान है। मगर जैसे ही वो एली को टच करता है एली तुरंत ही उसके हाथ की एक उंगली तोड़ देती है। जिसके बाद डेविड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब जोल सिल्वर लेक कैंप तक पहुँच जाता है और जब वो स्टोर रूम के आसपास ही होता है तो उसको वहाँ पर एली का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर वो साफ समझ जाता है कि एली यहीं पर है। और साथ में जब वो भी उस जगह पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हुए देखता है तो वो भी समझ जाता है कि ये लोग इंसानों का शिकार कर उन्हें खाते हैं। दूसरी तरफ अब गुस्से में डेविड और उसका साथी जेम्स एली को लेकर सीधा किचन में आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे बंदी बनाकर अब काटने की कोशिश करना शुरू कर देते। मगर डेविड एली को काटता उससे पहले ही एली डेविड को बोलती है कि वो एक इन्फेक्टेड है और साथ में वो उसको अपने हाथ पर जख्म भी दिखा देती है, जिसको देखकर वो दोनों पहले शॉक हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर एली जेम्स से चाकू छुड़ाकर उसको मार देती है और वो डेविड को धोखा देकर वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। मगर किचन के सारे दरवाजे बंद होने के कारण वो बाहर नहीं भाग पाती है। तो अब दोबारा से डेविड उसको वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए एली वहीं पर छुपते हुए एक बार दोबारा से चाकू से डेविड के पैर पर हमला कर देती। मगर इससे डेविड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो दोबारा से एली को बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मगर एली किसी तरह से अपने पास में ही पड़ा वो चाकू दोबारा से उठाकर डेविड को काफी बुरी तरह से जान से मार देती है, जिसमें वो उसके ऊपर काफी वार करती है। और इसके बाद जब एली वहाँ से बाहर आती है तो बाहर ही उसको जोल भी मिल जाता है और अब जोल एली को देखकर उसे काफी तेजी से गले लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को दोबारा सुरक्षित देखकर काफी खुश होते हैं। मगर वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से दोबारा निकल जाते हैं। और ये एपिसोड नंबर 8 है। ये है द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 9 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग एक एना नाम की प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो काफी मुश्किल से जंगल से बचते हुए एक घर में आकर छुप जाती है। और यहाँ पर आते ही एना को पता चल जाता है कि उसका बेबी बाहर आने ही वाला है। पर उसी टाइम वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एना अपनी चाकू से उस इन्फेक्टेड को मार देती है। और इसी पॉइंट पर एना अपने बेबी को भी डिलीवरी दे देती है। एना अपनी बेबी की भी डिलीवरी दे देती है। मगर अब एना के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उस इन्फेक्टेड ने उस हाथापाई में एना के पैर पर काट लिया होता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गई है। मगर साथ में अब उसके हाथ में उसका बेबी भी है। और इसी के कुछ देर बाद वहाँ पर फायर फ्लाइज के लीडर मैलरी भी आ जाती है। इसके बाद एना मैलरी को पूरी स्टोरी बताती है कि उसको इन्फेक्टेड ने काट लिया और वो कुछ ही देर में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर उसका बच्चा एकदम सेफ है। पर ये बात एकदम झूठ होती है क्योंकि एना को उस इन्फेक्टेड ने डिलीवरी देने से पहले काट लिया होता है। लेकिन एना अपनी बातों से पूरी तरह से मैलरी को भरोसा दिला देती है कि उसका बच्चा एकदम सेफ है और वो उसे अपना बच्चा देते हुए उसे साफ बोलती है कि वो उसके बच्चे का ध्यान रखे। तो मैलरी भी उसके बच्चे को लेकर एना को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर अब एली उस इंसिडेंट के बाद जब से डेविड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है तब से एली काफी ज्यादा डिप्रेशन में है और वो हर समय उसी बारे में सोच रही है, जिसे देखकर जोल उसे काफी समझाने की और उस बारे में ना सोचने की बात बोलता है। मगर इस समय एली काफी ज्यादा परेशान होती है अंदर ही अंदर से। मगर फिर भी वो दोनों अपना सफर तय करना शुरू कर देते हैं और वो दोबारा से जब थोड़ी ही आगे पहुंचते हैं तो वो एक जगह देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को जिराफ का एक ग्रुप मिलता है जो यहाँ पर काफी अच्छी तरह से जी रहे होते हैं, जिसे देखकर एली भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी पॉइंट पर जोल एली को बोलता है कि अगर वो चाहती है कि वो दोनों अभी इस मिशन को यहीं पर रोक दें तो वो ये कर सकते और वो दोबारा से उसके भाई टॉमी के कैंप जा सकते हैं। मगर एली उसे जवाब देती है कि उन लोगों को यहाँ तक आने के लिए काफी लोगों के साथ उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने काफी सारे लोगों को खोना पड़ा है, तो अब वो इस मिशन को पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगी और उसको किसी भी कीमत पर फायर फ्लाइज के उस ग्रुप तक, फायर फ्लाइज के उस कैंप तक पहुँचना ही होगा। तो वो दोबारा से अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं और इसी सफर में अब जोल एली
एली को बताता है किस तरह से उसकी बेटी की जान गई थी इस इन्फेक्शन के फैलने की वजह से, जिसमें उसी की गवर्नमेंट की आर्मी ने की बेटी को जान से मार दिया था। जिसके बाद वो एकदम पागल हो गया था और उसने जीने की एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, मगर वो अपनी कमजोरी की वजह से अपनी जान तक नहीं ले पाया। तो अब जोल की ये बात सुनकर एली भी अपनी वो स्टोरी उसको बताती है जिसमें उसने अपने दोस्त को खोया था और किस तरह से उसके ना चाहते हुए भी उसको भी अपने दोस्त को मारना पड़ा था। तो अब वो दोनों ही एक दूसरे के हालात समझकर ये समझ जाते हैं कि उन दोनों के सिवा उन लोगों के पास और कोई नहीं है और उन दोनों की स्टोरी एकदम सेम है, जिसमें उन दोनों ने ही किसी ना किसी अपने को खोया है। तो इसके बाद वो दोनों दोबारा से अपना सफर पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो थोड़ा आगे पहुंचे ही होते हैं कि उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब जोल की आंख खुलती है वो सबसे पहले मैलरी को अपने पास देखता है और वो समझ जाता है कि वो लोग फायरफ्लाइज के उसी कैंप के अंदर हैं। तो मैलरी उसे बताती है कि उन लोगों को लगा था कि वो दोनों कोई घुसपैठी हैं, जिस कारण से उन लोगों को बेहोश कर यहाँ लाया गया है। और अब मैलरी जोल को बताती है कि उसने काफी बड़ा काम किया है, क्योंकि कोई भी इस लड़की को सेफली यहाँ तक नहीं ला सकता था, लेकिन जोल ने ये काम कर दिया है। मगर जोल उसकी बात काट मैलरी से सीधा ही एली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है और वो उससे मिलने की बात बोलता है। मगर मैलरी उसे बताती है कि वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एली को अब सर्जरी करने के लिए सर्जरी रूम ले जाया जा चुका है। और इस पॉइंट पर मैलरी जोल को पूरी सच्चाई बताती है, जिसमें उसे बोलती है कि असलियत में एली की बॉडी नहीं लड़ सकती इस इन्फेक्शन से, उसका ब्रेन इस इन्फेक्शन से लड़ सकता है, क्योंकि उसके ब्रेन में ही कुछ ऐसी चीज है जिस कारण से वो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक देता है। और उन लोगों को इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसकी बॉडी की नहीं उसके ब्रेन की जरूरत है। इसका मतलब इस सर्जरी में उसके ब्रेन को निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद एली मर जाएगी, मगर इस इन्फेक्शन की दवाई बन जाएगी। अब ये सुनकर जोल को काफी गुस्सा आता है और वो मैलरी को ये करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैलरी उसे बताती है कि वो किसी एक इंसान के लिए दुनिया में बची सभी इंसानों की बलि नहीं चढ़ा सकती है और उसे ये करना ही होगा। जिसके बाद मैलरी अपने कुछ लोगों को वहाँ बुलाकर जोल को बंदी बनवा लेती है और वो उसे लेकर दूसरे रूम में बंद करने की बात बोल देती है। लेकिन जोल कुछ ही स्टेप चलने के बाद उन सभी फायरफ्लाइज गार्ड्स के ऊपर अटैक कर उन्हें मार देता है और वो जल्दी से अब उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय एली को बेहोश कर उसकी सर्जरी होने वाली है। वो वहाँ जाते ही डॉक्टरों को ये करने से रोक देता है, जिस कारण से वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर जोल को रोकने की कोशिश करता है। तो इसी कारण से जोल उस डॉक्टर को सीधा ही गोली मार देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी जूनियर डॉक्टर साइड हो जाते हैं और जोल एली को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। मगर जैसे ही वो वहाँ पर पार्किंग में पहुंचता है गाड़ी लेने के लिए, तभी वहाँ पर मैलरी भी आ जाती है और वो दोबारा से जोल को ये करने से रोकती है और वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो कितना बड़ा ब्लंडर करने वाला है, क्योंकि वो इस एक लड़की को बचाकर इस दुनिया से इंसानों को पूरी तरह से मिटवा देगा और वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने इस चीज को रोकने के लिए अपने किसी न किसी को खोया है और वो इस लड़की को बचाकर सबको खतरे में डाल रहा है। लेकिन जोल उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए मैलरी को शूट कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से एक कार लेकर एली को लेकर निकल जाता है। अब जब कुछ ही देर बाद एली को दोबारा से होश आता है तो वो खुद को जोल के साथ एक गाड़ी में पाकर थोड़ा शौक होती है और वो उससे इस बारे में पूछती है। तो जोल अब एली को झूठ बोलते हुए बोलता है कि फायरफ्लाइज के पास उसी के जैसे काफी सारे लोग हैं जिनका शरीर इस इन्फेक्शन से लड़ सकता है। पर जिस समय वो डॉक्टर्स उसकी बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसी टाइम वहाँ पर राइडर्स की एक टुकड़ी ने अटैक कर दिया, जिस कारण से वहाँ पर काफी सारे फायरफ्लाइज मारे गए और इसीलिए जोल एली को बचाकर अपने साथ ले आया और वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। और उसको इस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जैसे काफी सारे लोग फायरफ्लाइज के पास हैं। अब ये सुनकर एली काफी ज्यादा मायूस होती है कि एली को आज तक लग रहा था कि भी एक लौती शख्स है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन रुक सकता है और इसी कारण से उन लोगों ने अपने काफी सारे लोग खो दिए हैं। लेकिन फायरफ्लाइज के पास उसके जैसे काफी सारे लोग हैं, इससे वो काफी निराश होती है। तो अब जोल एली को लेकर सीधा अपने भाई टॉमी के कैंप तक लेकर निकल जाता है। मगर इसी रास्ते के बीच में एली को दोबारा से जोल के ऊपर शक होता है कि जो भी बात उसने उसको बताई है वो सब सच है या झूठ। तो वो उसको कसम देते हुए इस बारे में पूछती है। तो दोबारा से जोल एली को झूठ बोलते हुए कसम खा लेता है और वो उसे बोलता है कि उसने जो भी उसे बताया वो सब कुछ सच है। मगर एली को देखकर साफ पता चलता है कि उसको जोल की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एली जोल के साथ उसके भाई टॉमी के कैंप तक पहुंच जाती है और ये लास्ट ऑफ अस का सेशन नंबर 1 यहीं पर फिनिश हो जाता है।